हेलो गाइस, लेट्स स्टार्ट। आज हम बात करने वाले हैं सेशन में इलेक्ट्रोस्टैटिक की। नाउ नीट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मिनिमम एक सवाल तो इसका पक्का आता ही है और कभी कभी इसके एक ही एग्जाम में 2 या 3 सवाल भी पूछे हुए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। थोड़ा सा लंबा है पर एट द सेम टाइम अगर आपके ऐसे कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो बहुत आसान चैप्टर है और इसके सवाल ना आराम से हो जाते हैं। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल उसमें हो जाएगा। लंबा चैप्टर है, टॉपिक्स बहुत सारे हैं, बट करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे कि इसमें हमारे चैप्टर्स में टॉपिक क्या क्या है। तो हम अगर बात करें तो यहाँ पे 11 टॉपिक्स आपको देखने को मिल जाएंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक में सबसे पहले हम बात करते हैं आपके इलेक्ट्रिक चार्ज की, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगा, फिर उसके बाद फील्ड आएगा, फिर उसके बाद हम बात करेंगे फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज़ की, फिर पोटेंशियल एनर्जी की, उसके बाद हम बात करेंगे पोटेंशियल की, फिर आएगा आपका रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल। तो फील्ड की बात हो गई, पोटेंशियल की बात होगी, फिर देखेंगे उनके बीच में रिश्तेदारी क्या है, उनके बीच में रिलेशनशिप क्या है। उसके बाद बात करेंगे डायपोल की। ठीक है, और डायपोल के अलग अलग सिनेरियोज है, उसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया उसको, वो सारी कहानी करेंगे। उसके बाद बात करेंगे आपके इलेक्ट्रिक फ्लक्स की और फिर गॉस लॉ की, और उसके बाद आपके चार्ज स्फेयर्स और उसके अलग अलग कॉम्बिनेशन है। तो आपके स्फेयर हैं, कॉन्सेंट्रिक स्फेयर 2-3 गोले लगा देते हैं, बताते हैं यहाँ पोटेंशियल बताओ, किसी एक को हमने ग्राउंड कर दिया तो उस सारे सिनेरियो में क्या होएगा। सो दिस ऑल वी विल कवर इन दिस चैप्टर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की। तो चार्ज जो है वो हम ये कहते हैं कि चार्ज इज प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। आपका कोई भी मैटर है, मटेरियल है, उसकी प्रॉपर्टी है अदर देन मास, जिसकी वजह से सिमिलर प्रॉपर्टीज़ को वो अट्रैक्ट या रिपेल करता है। ठीक है, दो मैटर हैं अगर सिर्फ ग्रेविटेशन की बात करेंगे तो वो अट्रैक्टिव फोर्स है, और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज की तो उस वजह से दो सिमिलर मैटर जो है वो एक दूसरे को रिपेल भी कर सकते हैं और वो अट्रैक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये आपकी प्रॉपर्टी हो गई ना। अगर टाइप ऑफ चार्ज की बात करें तो दो टाइप ऑफ चार्ज होते हैं, एक चार्ज आपका पॉजिटिव, एक चार्ज आपका नेगेटिव। और आपके सिमिलर चार्जेस जो हैं, जो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज हो गए वो दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अगर दो नेगेटिव चार्ज हो गए वो भी एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और अपोजिट चार्जेस दे अट्रैक्ट। ठीक है, चार्ज जो है आपका क्वांटाइज है ना। क्वांटाइज का मतलब ये होता है कि आपका चार्ज जो है वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज है उसके इंटीग्रल मल्टीपल पे मिलेगा। इसको ऐसे देखो, इसको हम यहाँ लिखते हैं क्वांटाइज का मतलब हम ये कहते हैं कि आपका Q विल बी इक्वल टू NE। इसके ऊपर बहुत सारे सवाल बनते हैं और स्पेशली जब हम चैप्टर पढ़ना चालू करते हैं तो बहुत सारे सवाल इसके ऊपर बनते हैं कि आपका चार्ज जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल होएगा आपका इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होएगा। क्वांटाइज को डे टू डे लाइफ में समझते हैं। क्वांटाइज को ऐसे समझना जैसे आपकी जीन्स। ठीक है, अगर आप जीन्स खरीद रहे हैं और मान लीजिए 1200 रुपये की या 2000 रुपये की जीन्स है और आपकी जेब में इस वक्त मान लीजिए 800 रुपये हैं, तो ऐसा नहीं होगा वो जीन्स आपको फाड़ के दे देगा। आपको अगर मिनिमम 2000 रुपये चाहिए, 2 जीन्स, 4 जीन्स, 5 जीन्स लेनी है तो 2000 के मल्टीपल में ही मिलेगी। पार्ले जी का पैकेट चाहिए अगर आप, तो आपका 5 रुपये का मिनिमम मान लो पैकेट आता है तो आपको 5 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये का ही पार्ले जी मिलेगा। ठीक है, एट द सेम टाइम अगर आप मार्केट में जाएं, वहाँ पे आप तरबूज खरीदें, जलेबी खरीदें, वो क्वांटाइज नहीं है, वो आपको छोटा छोटा करके भी दे देते हैं। 100 ग्राम जलेबी में अगर एक पीस आया और अगर लग रहा है थोड़ा सा कम है तो तोड़ के वो डाल देता है। सो जलेबी और बर्फ़ी जो है दे आर नॉट क्वांटाइज, पर एट द सेम टाइम एप्पल हो गया, मैंगो हो गया, बनाना हो गया, वो क्वांटाइज है। कोई भी आपको एप्पल आधा काट के, आप मैंगो या फिर आपका वो ना आधा काट के नहीं देता है, तो मिनिमम क्वांटिटी फिक्स्ड है उसकी। ठीक है, छोटा बड़ा करते रहते हैं बट मिनिमम क्वांटिटी फिक्स्ड है, ये कहलाता है क्वांटाइज। नेक्स्ट है इनवेरिएंट। तो आपके चार्ज की प्रॉपर्टी है कि इनवेरिएंट है, मतलब ये है कि अगर चार्ज मोशन कर रहा है उसकी वैल्यू चेंज नहीं होएगी। मास यहाँ पे हम कहते हैं ऑन द अदर हैंड, हम ये कहते हैं कि मास जो है दैट इज m0 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। मास आपका स्पीड के साथ बदल जाता है, उसका इफेक्टिव मास जो है अगर कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट हो जाए तो मास में चेंज आ जाता है, लेकिन चार्ज में कोई चेंज नहीं आएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, यह हम कहते हैं कि आपका जो चार्ज है कंजर्व फॉर अ क्लोज सिस्टम। इसका मतलब यह है कि अगर आपका कोई क्लोज सिस्टम है तो जैसे पहले उसमें इनिशियल जितना चार्ज था फाइनल भी उतना ही होगा। इट कैन रीडिस्ट्रीब्यूट, वो यहाँ से वहाँ जा सकता है, वहाँ से यहाँ आ सकता है, इट कैन रीडिस्ट्रीब्यूट, बट चार्ज आपका फिक्स रहेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मूविंग चार्ज क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड। तो आपका जो चार्ज है जब वो मूव करता है कांस्टेंट वेलोसिटी से, वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। एक्सेलरेट कर दें तो ईएम वेव जनरेट हो जाती है ना। 2016 में
नीट के एग्ज़ाम में डायरेक्ट इस लाइन पे ही सवाल आ गया था, तो एक एक लाइन जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। सवाल ये आया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर जनरेटेड व्हेन, और 4 ऑप्शन दिए हुए थे। चार्ज इज एक्सेलरेटेड वाज द राइट आंसर। ठीक है, तो चार्ज जब आपका एक्सेलरेट करने लगता है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करता है। राइट, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इस पर। सो हम ये कहते हैं कि आपका जो इलेक्ट्रिक चार्ज है स्केलर क्वांटिटी है, इसकी यूनिट अगर देखेंगे तो कूलम है, डायमेंशन देखेंगे तो 80 इसके डायमेंशन हो जाते हैं। फॉर सम रीज़न हमने एम्पेयर को डायमेंशन डिक्लेयर कर दिया। मेरे हिसाब से कोई पूछे तो चार्ज जो है वो बेसिक यूनिट होती है, कूलम शुड हैव बीन डायमेंशन, लेकिन यहाँ पे एम्पेयर डायमेंशन हो गया, इस वजह से आपका डायमेंशन चार्ज का एम्पेयर मल्टीप्लाइड बाय टाइम हो जाएगा। ट्रांसफरेबल है, हमारे सिलेबस में 5 तरीके पढ़ते हैं हम ट्रांसफ़र करने के। एक पहला फ्रिक्शन है कि आपने बालों में घिसा और आपका स्केल जो है या कॉम जो है वो फ्रिक्शन से चार्ज कुछ ट्रांसफ़र हो गए, वो आपके छोटे छोटे पेपर्स को अट्रैक्ट करता है। उसके बाद आएगा आपका कंडक्शन, और इंडक्शन से आप चार्ज कर सकते हैं। और उसके अलावा 2 और तरीके हैं जिसको हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और हीटिंग। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अगेन ये अपना सिलेबस का पार्ट है, हीटिंग इफेक्ट ये भी अपने सिलेबस का पार्ट है। तो आपके ये 2 और तरीके हैं जिससे हम एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज ट्रांसफ़र कर सकते हैं। हमारे सिलेबस में हम यहाँ पे बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ आपके पॉइंट चार्ज की। तो यूजुअली ऐसा होएगा कि अनटिल अनलेस जब हम कंसंट्रिक स्फीयर्स की बात करेंगे उनको भी हम चार्ज एट सेंटर मान के ट्रीट करते हैं। तो अपने सिलेबस में जैसे हमने मास के बारे में ये किया जब मैकेनिक्स पढ़ रहे थे, कितना भी बड़ा हाथी हो, हवाई जहाज हो, ट्रक हो, कार हो, उसको हमने कहा कि सबको एक जगह पे मास उनका कंसंट्रेटेड मान लो, और उस जगह पे हमने कहा कि यहाँ मास आपका कंसंट्रेटेड है एंड वी कॉल्ड इट पॉइंट मास। सिमिलरली हम यहाँ पे बात करेंगे आपके समथिंग कॉल्ड पॉइंट चार्ज की, कि आपका चार्ज एक जगह पे फिक्स्ड है और उसको हम कहेंगे पॉइंट चार्ज। ठीक है, कूलम्स लॉ की इसके बाद बात करते हैं। हम ये कहते हैं कि जो आपका कूलम्स लॉ जो है, तो 2 चार्ज अपने को एक दूसरे को कैसे अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं, वो दैट इज़ गिवन बाय आपका कूलम लॉ। तो 2 चार्ज अगर आपके रखे हुए हैं यहाँ पे, एक का चार्ज Q1 है, दूसरे का चार्ज Q2 है, और आपने उन दोनों का रखा हुआ है, तो अगर उनका अट्रैक्टिव फोर्स होएगा या रिपल्सिव फोर्स होगा, दैट विल बी गिवन बाय दिस इक्वेशन, जिसको हम कहते हैं K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। K आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। अगर इसी को आपने किसी मीडियम में डाल दिया, मान ले 2 चार्ज है, हवा में रखे थे, उनका 100 न्यूटन का उनका फॉर एग्जांपल फोर्स था, अब इसी को उठा के पानी में आपने डिप कर दिया, तो उनका जो इफेक्टिव फोर्स है हमने नोट किया कि उनके ऊपर जो नेट फोर्स आएगा वो आपका एक सर्टेन फैक्टर से कम हो गया। उस फैक्टर को हम यहाँ पे रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं। और यही सेम रिलेटिव परमिटिविटी जो है ये कैपेसिटेंस के चैप्टर में जाके हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। दोनों सेम चीज़ हैं, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, सेम डेफिनेशन है, सेम चीज़ है, बट 2 अलग अलग सिंबल हैं, 2 अलग अलग नाम दे रखे हैं। इसको हम यहाँ कहेंगे रिलेटिव परमिटिविटी। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका इफेक्टिव एरिया, जहाँ जहाँ पे इस चार्ज की वजह से फोर्स आपका महसूस होएगा। कितना, वो हम कहते हैं फोर्स डिवाइडेड बाय पर यूनिट चार्ज। इसको हम कहते हैं आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट देखेंगे वो आपकी हो जाएगी न्यूटन पर कूलम, या फिर वोल्ट पर मीटर, या फिर जूल पर कूलम। इसको ध्यान रखिएगा। डायमेंशन इसके हो जाएंगे M L T-3 और A-1, ये आपके इलेक्ट्रिक फील्ड के डायमेंशन है, इसको ध्यान रखना है हमने। आगे मूविंग फॉरवर्ड, पोटेंशियल एनर्जी की अगर हम यहाँ बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी होती है कि अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है या कोई चार्ज रखा हुआ है ना, इसके इन्फ्लुएंस में दूर से इन्फानाइट से आपको एक चार्ज लेके आ रहे हैं, जितना आपको वर्क डन करना पड़ेगा वो इसकी एनर्जी में स्टोर हो जाएगा, उसको हम कहते हैं आपकी पोटेंशियल एनर्जी। ना कैसे साबित तो करेंगे कि इसमें एनर्जी स्टोर हुई, छोड़ के देखें वापस भागेगा वो। उसका रीज़न ये, जैसे आपने MGH की बात की थी, हम मैकेनिक्स जब पढ़ रहे थे, नीचे से उठा के एक सामान को आप ऊपर लेके आए, छत पे लेके आप खड़े हुए हैं, तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ गई MGH। कैसे यकीन करें, उसको बाहर गिरा के देखो, नीचे जाके वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होएगा, वर्क डन में कन्वर्ट होएगा, और अगर वहाँ बाल्टी पानी रखा है उसमें एनर्जी जाके बाल्टी का टेम्परेचर थोड़ा सा MS डेल्टा T से बढ़ा देगी। तो इस बात से हमें साबित होता है कि यहाँ जो ऊपर ब्लॉक रखा था उसके अंदर आपकी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड थी। सिमिलरली यहाँ है कि इस इलेक्ट्रिक चार्ज आपने पॉजिटिव चार्ज मान लो रखा हुआ है, दूसरे पॉजिटिव चार्ज को लेके आ रहे हैं, तो उसको लाने में जो वर्क डन करना पड़ेगा वो आपकी एनर्जी में स्टोर हो गया, इसको छोड़ के देखें वापस भागेगा। ठीक है, ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी उसके अंदर स्टोर हो गई, और इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं इसको हम कहते हैं K Q1 Q2 बाई R, ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होगी। अगर बहुत सारे चार्जेस हैं, 2 3 4 5 चार्जेस रखे हुए हैं, तो उसको हम कहते हैं सिग्मा Q1 Q2 बाई R। तो इसका अगर मान लो 4-5 चार्ज रखें तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी, इसकी और इसकी पोटेंशियल एनर्जी, इसकी और इसकी सबको हम कंबाइन करके उसकी फिर पोटेंशियल एनर्जी बताते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो पोटेंशियल होता है कि आपको जो वर्क डन करना पड़ा यहाँ से यहाँ लाने में, उसमें पर यूनिट चार्ज कितना वर्क डन किया उसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं।
इन अ वे इसको आप ऐसे समझ सकते हैं ये आपकी पोटेंशियल का एनर्जी का भाव है, रेट है कि पर यूनिट चार्ज कितना काम किया। तो 1 कूलम लाया, उसके लिए मान लो मुझे 10 का काम करना पड़ा, तो अगर मैं 5 कूलम लाऊंगा तो 50 का काम करना पड़ेगा, 25 लाऊंगा तो 25 मल्टीप्लाइड बाय वो काम करना पड़ेगा आपको। तो पर यूनिट चार्ज कितना काम करना पड़ा है वो आपकी पोटेंशियल के नाम से हम उसको जानते हैं, और उसको हम कहते हैं टोटल वर्क डन या फिर टोटल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय जो चार्ज है आपका, 1 यूनिट चार्ज से डिवाइड करेंगे, उसको हम पोटेंशियल कहते हैं। राइट, यूनिट इसकी होगी वोल्ट, या फिर इसको एनर्जी पर यूनिट चार्ज लिखेंगे, जूल पर कूलम आ जाएगा। डायमेंशन इसके होंगे ml² T-3 A-1। डायमेंशन ध्यान रखना, हो सकता है इस साल डायमेंशन ही पूछ लिए जाए आपसे, ठीक है। पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, अगर आपका एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है यहाँ पे, तो उस पॉइंट चार्ज की वजह से अगर हम कहेंगे यहाँ पे r डिस्टेंस पे आपका पोटेंशियल कितना होगा, तो q चार्ज रखा है, इस पोटेंशियल को हम कहेंगे यहाँ पे दिस विल बी इक्वल टू KQ/R। ये आपका पोटेंशियल होएगा, बिकॉज आपकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो आएगी डेल्टा यू, पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू, दैट विल बी इक्वल टू Q1 Q0 डिवाइडेड बाय R। अगर आपका यहाँ पे Q0 चार्ज है तो आपने उसी को Q0 से डिवाइड कर दिया तो आपका ये पोटेंशियल आ गया, ठीक है। इसी जगह पे अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देखेंगे तो पॉइंट चार्ज की वजह से आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इस लोकेशन पे E, दैट विल बी इक्वल टू, ये आएगा आपका KQ/R², ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, ठीक है। पोटेंशियल KQ/R हो जाएगा, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हम बात करते हैं इसके बाद न्यूट्रल पॉइंट की। नाउ बहुत कॉमन सवाल है इसके ऊपर, 2 सिनेरियो आएंगे, आपको 2 चार्ज दे रखे हैं, दोनों पॉजिटिव है, या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, या दोनों नेगेटिव है, ठीक है। तो 2 सिनेरियो हो गए, या तो आपके लाइक चार्जेस हैं या अनलाइक चार्जेस हैं, उनका हमें बताना होता है न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट मतलब जहाँ पे आपका फोर्स 0 या फिर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0। दूसरा सिनेरियो आता है यहाँ पे उनकी वजह से, चार्जेस की वजह से आपको बताना है कि कहाँ पे पोटेंशियल 0 होएगा, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट की जब भी हम बात करते हैं, सबसे पहली चीज़ हम कहते हैं कि आपका जो पॉइंट ऑफ न्यूट्रल पॉइंट होएगा, ये पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है, वो हमेशा लाइन ज्वाइनिंग के बगल में होएगा। दूसरा हम कहते हैं कि वो हमेशा क्लोजर होएगा छोटे चार्ज के। तो दोनों में से जो भी छोटा चार्ज है, एक 4Q है, एक Q है, 9Q है, Q है, तो जो छोटा चार्ज होएगा उसके बगल में आपका न्यूट्रल पॉइंट या इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा। तीसरा हम कहते हैं कि अगर चार्जेस दोनों नेचर सेम है, दोनों का, दोनों पॉजिटिव है, दोनों नेगेटिव है, उस केस में आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे हम कहते हैं Q2 डिवाइड बाय Q1, इसको ऐसे रख के तो x1 की वैल्यू ये आ जाएगी। दोनों के बीच का ओरिजिनल डिस्टेंस जो है जहाँ पे रखा हुआ है वो आपका x है। तो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट। अगर दोनों अनलाइक चार्जेस हैं तो अनलाइक चार्जेस में यहाँ प्लस साइन की जगह यहाँ पे आप माइनस साइन ले लेंगे, सिर्फ इतना फर्क पड़ेगा। सो ये Q2 बाय Q1 का अंडर रूट लेना है आपको, उसके बाद -1 करना है डिनोमिनेटर में, राइट। सो इफ यू डू दिस विल फाइंड आउट, अपने उसकी वैल्यू अपने को न्यूट्रल पॉइंट की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। डायरेक्टली इसको रिजल्ट को यूज़ कर सकते हैं, इसका प्रॉपर डेरिवेशन है और कैलकुलेशन है, बट फॉर दैट सेक ऑफ टाइम मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूँ। नाउ यहाँ पे हम बात करें जीरो पोटेंशियल की। जीरो पोटेंशियल वो है कि जहाँ पे आपका पोटेंशियल 0 होएगा। पोटेंशियल 0 अगेन ये उस पॉइंट पे होएगा, 2 पॉइंट आएंगे आपके जहाँ पे पोटेंशियल 0 होएगा। एक जो आपका इंटरनल पॉइंट आएगा, तो 2 लाइन आपका यहाँ पे चार्ज Q1, यहाँ पे चार्ज Q2, तो आपके 2 पॉइंट आएंगे, एक इंटरनल पॉइंट, एक एक्सटर्नल पॉइंट। इंटरनल पॉइंट जो आएगा उसके लिए आप यहाँ पे करेंगे Q1 प्लस Q2, इस बार अंडर रूट नहीं लेंगे, पिछली बार अंडर रूट लिया था। Q2 बाय Q1 प्लस 1 डिनोमिनेटर में, दूसरे वाले में Q2 बाय Q1 -1। इससे आपका जीरो पोटेंशियल का पॉइंट आ जाएगा। एक आपका इंटरनल पॉइंट जिसको हम यहाँ पे कह रहे हैं x1, एक आपका एक्सटर्नल पॉइंट जिसको हम कह रहे हैं यहाँ पे x2, ये 2 वैल्यूज आ जाएंगे, ठीक है। इन द फॉर्मूलाज को ध्यान रखना, डायरेक्ट आपके रिजल्ट में काम आता है ये, राइट। आगे बढ़ते हैं बेटा। यहाँ पे सिनेरियो ये है, बहुत बार नीट में भी ऐसे सवाल पूछे हुए हैं, जेईई में तो बहुत कॉमन है कि आपने क्या किया, 2 चार्जेस लटका दिए। अब 2 चार्जेस है, वो पहले ऐसे 2 मास लटका दिए, तो उसको पहले ऐसे दोनों ऐसे लटके हुए थे, अब उनको चार्ज दे दिया। चार्ज दे दिया तो ऐसे हो जाएंगे, या फिर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, तो एक चार्ज लटकाया हुआ था, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, तो फील्ड के वजह से वो ऐसे हो जाएगा, उसके अंदर टेंशन आ जाएगी, उसका आपको इक्विलिब्रियम की सिचुएशन बना के इक्वेशन लिखनी होगी। नाउ इफ दिस इज द सिनेरियो कि यहाँ पे मान लीजिए आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ई ऐसे लगी हुई है, सो नाउ इसके ऊपर अगर आप इक्वेशन लिखेंगे तो ये तो आपकी आई टेंशन, टेंशन के आपके कंपोनेंट्स हो जाएंगे। टेंशन के कंपोनेंट्स टी कॉस थीटा इधर आएगा, टी साइन थीटा इधर आएगा, और यहाँ पे हम लिखेंगे टी कॉस थीटा जो है वो mg के बराबर होएगा, टी साइन थीटा आपका अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है तो QE के बराबर, और अगर 2 चार्जेस हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन के बराबर, ठीक है। कुछ केसेस में ऐसा भी हो सकता है और अट्रैक्शन के भी बराबर हो, तो ये वैल्यू आप ऐसे बैलेंस करेंगे, ठीक है। और इस तरह से हम इसको इस्तेमाल करके इस तरह के सवाल सॉल्व कर सकते हैं ना। इसकी अगर इक्वेशन लिखें
तो हम लिखेंगे टी साइन थीटा विल बी इक्वल टू क्यू ई। दूसरी इक्वेशन लिखेंगे टी कॉस थीटा विल बी इक्वल टू एम जी। आपका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में वो ऐसे हो गया है, वो इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम में आपके वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के फोर्सेस बराबर होंगे एंड दिस व्हाट यू कैन राइट। इसी का अगर टी की वैल्यू निकालनी होगी, टेंशन बताओ कितनी है, तो इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, अंडर रूट ले लेंगे, तो ये आपकी टेंशन की वैल्यू आ जाएगी। अगर टेन थीटा बताना होगा, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, आप इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, टेन थीटा आ जाएगा आपका। ठीक है, इस तरह के सवाल आपको अक्सर नीट में देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका अगर चार्ज है और वहाँ पे अगर आपकी फोर्स फील्ड लगी हुई है, तो उस चार्ज का मोशन कैसे होएगा। तो मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अगर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, चाहे वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो, चाहे किसी और चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हो, फोर्स जो है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे दिस विल बी इक्वल टू क्यू ई। और एक्सेलेरेशन जो है जिसको हम लिखते हैं फोर्स डिवाइडेड बाय मास, तो ये आपका एक्सेलेरेशन आ जाएगा। इससे क्यू ई डिवाइडेड बाय एम, ये आपको एक्सेलेरेशन दे देगा। ऑलराइट, एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपका फोर्स कांस्टेंट है, पूरी मैकेनिक्स में हमने ये बात की थी और यहाँ पे एक बार फिर बात कर रहे हैं कि अगर आपका फोर्स कांस्टेंट है तो यहाँ पे सिर्फ दो ही आपके मोशन पॉसिबल हैं। पहला मोशन आपका स्ट्रेट लाइन हो सकता है, दूसरा मोशन आपका पैराबोला हो सकता है। यही दो मोशन नेचुरली आपके पार्टिकल के पॉसिबल हैं। और अगर आपका पार्टिकल कांस्टेंट फोर्स में है तो यही दो क्या वो करेगा। अगर आप चाहते हैं सर्कुलर मोशन हो, इलिप्टिकल मोशन हो, हाइपरबोलिक मोशन हो, तो आपका फोर्स वेरिएबल होना चाहिए। सर्कुलर मोशन में हमने देखा था कि अगर मोशन सर्कुलर हो रहा है तो फोर्स, क्योंकि फोर्स आपका वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसमें मैग्नीट्यूड में चाहे ना भी चेंज हो लेकिन डायरेक्शन में चेंज होएगा। नेचुरली यहाँ पे आपके सिर्फ दो पाथ पॉसिबल हैं, एक को हम कहते हैं आपका स्ट्रेट लाइन, दूसरा होगा आपका पैराबोला। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2016 में आपसे नीट के एग्जाम में पूछा गया। क्वेश्चन से टू आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर्स सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट बाय टू मासलेस स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ L आर इनिशियली एट अ डिस्टेंस D, और D हमें दिया हुआ है वेरी वेरी लेस देन L, apart because their mutual repulsion the charges began to leak from both the spheres at a constant rate। और चार्ज आपका उसमें जो दो आपके पहले पार्टिकल ऐसे सस्पेंड किए, दोनों रिपल्शन की वजह से ऐसे हो रखे थे, अब चार्ज आपका लीक कर रहा है वहाँ पे एट अ कांस्टेंट रेट। एज अ रिजल्ट द स्फीयर्स अप्रोच ईच अदर विद अ वेलोसिटी v। अब उसके बाद दोनों स्फीयर्स एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं विद अ वेलोसिटी v। v वेरीज एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस x बिटवीन द स्फीयर्स एज, और हमें बताना है v और x के बीच में क्या रिश्तेदारी होएगी। नाउ सिनेरियो अपना ये है कि डायग्राम यहाँ बना लेते हैं कि ये आपका पार्टिकल ऐसे और ऐसे लटके हुए हैं, और लेटर से इनके बीच में ये एंगल थीटा है, इनकी लेंथ L है, और लेटर से ऑफ इनिशियली एट अ डिस्टेंस D। तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस ये आपका d/2 हो गया, ये डिस्टेंस आपका d/2 हो गया। ठीक है, एक काम करते हैं, डिस्टेंस को x/2 लिख लेते हैं। ठीक है, ये डिस्टेंस आपका x/2 हो गया, ये डिस्टेंस आपका x/2 हो गया, और हमें दिया है x की वैल्यू L से बहुत कम है। ठीक है, ये अपने को दिया हुआ है x इज़ वेरी वेरी लेस देन L। ठीक है, अब उसके बाद इनके अच्छा यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे आपका एक फोर्स ऑफ रिपल्शन आएगा, या आपका दोनों का फोर्स ऑफ रिपल्शन आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स यहाँ पे होएगा। अगर इसमें अब फोर्सेज लिखेंगे तो यहाँ पे नीचे आपका एक mg फोर्स आएगा, और यहाँ पे आपका टेंशन आएगा। टेंशन का जो ये टेंशन है, टेंशन का एक कंपोनेंट होएगा, उसको आप लिखेंगे t cos थीटा, और यहाँ पे आएगा आपका इस तरफ t साइन थीटा, और यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन आ रहा होगा। ऑलराइट, अब यहाँ पे ये है कि चार्ज आपका लीक कर रहा है, और उस वजह से ये पार्टिकल आपका इधर मूव करेगा जिसकी वेलोसिटी v होएगी, और हमें बता रहे हैं v x के कैसे प्रोपोर्शनल है। नाउ इस सवाल को अगर देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप इक्विलिब्रियम पे देखेंगे तो t cos थीटा mg, और इसको वैल्यू लिखते हैं t साइन थीटा जो है आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, दैट विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन, और उस रिपल्शन फोर्स को हम लिख सकते हैं यहाँ पे k क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, बिकॉज इनका इस टाइम पे डिस्टेंस आपका x है, तो आप इसको k क्यू स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर ये लिख सकते हैं। दिस विल बी इक्वेशन नंबर 1। ऑलराइट, सेकंड इक्वेशन आपकी बनेगी t cos थीटा विल बी इक्वल टू आपका t cos थीटा वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स है, इक्विलिब्रियम में t cos थीटा विल बी इक्वल टू mg। mg आपकी सेकंड इक्वेशन बन गई। ना इनको पकड़ के अगर हम डिवाइड कर दें तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी tan थीटा विल बी इक्वल टू k क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय mg मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर। ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 बन गई। नाउ इस केस में हमें कहा गया है कि चार्ज आपका लीक कर रहा है। ठीक है, उसकी वजह से दोनों एक दूसरे को अप्रोच करेंगे। नाउ इस केस में अगर एक चीज़ और देखोगे, लेफ्ट हैंड साइड में जो tan थीटा है, tan थीटा को अगर ये वैल्यू देखोगे तो थीटा है, ये आपका x/2 है, और ये L है। tan थीटा को आप यहाँ लिख सकते हैं, tan थीटा की वैल्यू आपकी आ जाएगी x/2 डिवाइडेड बाय L, ये बराबर होएगा, इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं,
और यहाँ से आपकी जो वैल्यू है क्यू स्क्वायर, इन दोनों को जो आप इक्वेट करेंगे, सो दिस विल बी इक्वल टू, सब इसको इधर ले आते हैं, दिस विल बी इक्वल टू एम जी एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 2LK, ये आपकी क्यू स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। राइट, यहाँ पे अब इसको, अच्छा इसको एक काम और करते हैं, इसको अंडर रूट भी कर देते हैं। क्यू स्क्वायर है तो क्यू की जो वैल्यू आ गई वो हो गई अंडर रूट ऑफ mgx⁻³ डिवाइडेड बाय 2LK, ये सब अंडर रूट में ये आ गया। हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि चार्ज जो है आपका कांस्टेंट रेट पे, टाइम के साथ कांस्टेंट रेट पे वो वेरी कर रहा है ना। इसको अगर हम डिफरेंशिएट कर दें तो इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे सो वी विल गेट dq/dt विल बी इक्वल टू, ये आपकी जो वैल्यू आ जाएगी dq/dt, दिस विल बी इक्वल टू आपका अंडर रूट ऑफ mg डिवाइडेड बाय 2LK, ये तो कांस्टेंट है, मल्टीप्लाइड बाय ये आएगा आपका d/dt ऑफ x⁻³/2, ये आपका डिफरेंशिएट होएगा। ठीक है, तो इसको जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड आपका बना dq/dt इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ mg डिवाइडेड बाय 2LK मल्टीप्लाइड बाय इसका डिफरेंशिएशन आएगा आपका 3/2 मल्टीप्लाइड बाय x⁻1/2, ये आपका इसका डिफरेंशिएशन आ गया। नाउ इस केस में ये रेट कांस्टेंट है, ये रेट कांस्टेंट होने का और ये आएगा मल्टीप्लाइड बाय, इसको जो आप करेंगे दिस विल बी इक्वल टू dx/dt। ठीक है, ये आपका इसका डिफरेंशिएशन आया। नाउ इस केस में अगर देखोगे dx/dt आपका v है, तो दिस मीन्स ये आपका इसको इधर लेके जाएंगे तो अच्छा dq/dt हमें यहाँ दिया हुआ है कांस्टेंट है, ये एनीवे कांस्टेंट है, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे जो आपकी इक्वेशन बन गई, इसको हम इस कांस्टेंट को सबको c लिख लेते हैं, विल बी इक्वल टू x⁻1/2 मल्टीप्लाइड बाय v, विच इम्प्लाइज v जो है आपका v विल बी प्रोपोर्शनल टू x⁻⁻1/2, ये आपकी प्रोपोर्शनलिटी आ जाएगी। हेंस ऑप्शन ए वुड बी द राइट आंसर। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, अगला सवाल सॉल्व करते हैं। ऑलराइट, उससे पहले क्लीन अप कर दें। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज 2 पॉइंट चार्जेस ए एंड बी, आपके 2 पॉइंट चार्ज दे रखे हैं अपने को, ए एंड बी, या हैविंग चार्ज +q एंड -q, एक +q चार्ज दूसरा -q रेस्पेक्टिवली आर प्लेस्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट एंड फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम इज f, किसी एक डिस्टेंस पे रखा हुआ है और इस वक्त उनका फोर्स f है दोनों के बीच में। इफ 25% चार्ज ऑफ ए इज ट्रांसफर्ड टू बी, अगर हमने 25% ए का चार्ज लेके बी को ट्रांसफर कर दिया, देन फोर्स बिटवीन द चार्जेस बिकम, 19 का सवाल है आपका, तो अब उनके बीच फोर्स कितना हो जाएगा। ना सिनेरियो ये है कि आपका ये पॉइंट, ये आपका पॉइंट, एक आपका चार्ज q, एक आपका चार्ज -q ऐसे रखे थे, लेटर से उनके बीच का डिस्टेंस r है, तो आपका जो फोर्स होएगा वो होएगा k q मल्टीप्लाइड बाय -q डिवाइडेड बाय r², ये आपका फोर्स हुआ। नाउ अब हमने क्या किया, 25% एक चार्ज एट अ डिस्टेंस, ए का चार्ज जो है ये आपका ए है, ये बी है, तो इसका 25% चार्ज हमने यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया ना। उस सिनेरियो में ये जो 25% चार्ज आपका इसको ट्रांसफ़र किया तो ये बन जाएगा 3/4q, 25% आपका q/4 होता है, वो आपने ट्रांसफ़र किया माइनस किया तो 3/4q बन जाएगा। ये जो आपका बी चार्ज है इसकी अब जो वैल्यू है वो हो जाएगी आपकी -q प्लस आपका q/4, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -3q/4, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी इसकी। अब यहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसकी वैल्यू हो गई k मल्टीप्लाइड बाय 3/4q मल्टीप्लाइड बाय -3/4q डिवाइडेड बाय आपका r², बिकॉज डिस्टेंस हमने चेंज नहीं किया यहाँ पे। ऑलराइट, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू, वैल्यू आएगी -9/16 k q²/r²। नाउ q²/r² हमें माइनस साइन के साथ ये पता था f है, तो अपना जो f' है, f' दिस बिकम्स 9/16 f। ठीक है, विच मीन्स ऑप्शन बी वुड बी द राइट आंसर, और ये नीट 19 में आपके 4 नंबर इससे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जेईई मेंस का सवाल है 2020 का। क्वेश्चन सेज चार्जेस q1 एंड q2 आर पॉइंट्स आर एट पॉइंट ए एंड बी ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, ए और बी पे रखा हुआ राइट एंगल ट्राइंगल पे। द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ, ये जो आपका पॉइंट ओ है, इज परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनस, और जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपकी हाइपोटेनस के परपेंडिकुलर है, और हमें बताना है Q1 Q2 का रेशो क्या होएगा। ठीक है, ना सिंपल सवाल है, ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ पे आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है इसकी वजह से जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, लेट अस कॉल दिस E1, और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी लेट्स कॉल दिस E2, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन हो गई। ना नेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यहाँ कहीं पे आएगी, और उसका सिनेरियो ये है कि वो आपकी, ये आपकी ई नेट कहीं होगी यहाँ पे,
राइट, और ये राइट एंगल ट्राइंगल पे है। नाउ इस केस में मान लीजिए ये एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल आपका 90 माइनस थीटा होएगा, ये एंगल 90 माइनस थीटा है, और ये अगर एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल आपका थीटा होएगा। फॉर द सिंपल रीजन अगर इस ट्राइंगल को देखेंगे तो ये थीटा है 90 है तो ये वाला 90 माइनस थीटा होएगा, ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये वाला एंगल थीटा होएगा, ठीक है। और ये एंगल थीटा है तो उस वजह से आप कह सकते हैं कि ये वाला एंगल आपका थीटा होएगा। नाउ इस केस में अगर हम ये कहें कि ये एंगल मान लीजिए आपका थीटा है, तो उस केस में अगर आप इसके कंपोनेंट देखेंगे कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहीं पे एग्जिस्ट करती है, तो E2 का जो इधर कंपोनेंट आएगा और E1 का जो इधर कंपोनेंट आएगा, तो E2 का जो ये कंपोनेंट आएगा और E1 का जो ये कंपोनेंट आएगा, दे शुड कैंसल ईच अदर आउट, वो दोनों बराबर होने चाहिए, तभी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी। नाउ इसको अगर देखोगे ये आपकी E2 है तो ये वाला एंगल थीटा है 90 माइनस थीटा, ये वाला थीटा होगा, ये थीटा है तो ये वाला 90 माइनस थीटा होगा। तो इसका जो कंपोनेंट इधर आएगा E2 का, उसको आप लिखेंगे E2 कॉस थीटा, और इसका जो कंपोनेंट आएगा इधर उसको आप लिखेंगे E1 साइन थीटा। तो ये E2 साइन थीटा और ये E1 साइन थीटा, ये दो कंपोनेंट आपके यहाँ पे हो गए। ना इन दोनों को अगर आप इक्वेट कर देंगे तो पहली क्वेश्चन आपकी उससे बन जाएगी। पहला लिखा हमने E1 साइन थीटा शुड बी इक्वल टू E2 कॉस थीटा। नाउ E1 और E2 की अगर हम यहाँ वैल्यू लिखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड Q1 की वजह से x1 ये डिस्टेंस है, उसकी जो वैल्यू आएगी उसको आप लिखोगे K Q1 डिवाइडेड बाय x1 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा विल बी इक्वल टू K Q2 डिवाइडेड बाय x2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा। ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी। ना यहाँ से हम K1 और K2 को, हमें Q1 Q2 का रेशो बताना है, तो K और K को हम यहाँ पे उसकी सुपारी दे सकते हैं, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया आपका Q1 डिवाइडेड बाय Q2 विल बी इक्वल टू, ये वैल्यू आ जाएगी x1 डिवाइडेड बाय x2 दोनों का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय कॉट थीटा। साइन थीटा को जब आप नीचे लेके जाएंगे तो आपका कॉट थीटा बन जाएगा। ना हमें Q1 Q2 का रेशो जो है वो बताना है x1 x2 के रेशो में, तो अब यहाँ पे कॉट थीटा को भी ढूंढते हैं कि उसकी क्या वैल्यू आएगी। तो कॉट थीटा को अगर आप देखेंगे तो इस ट्राइंगल से देखोगे तो tan थीटा होगा आपका x1 बाय x2, कॉट थीटा होगा x2 बाय x1। तो इसकी अगर वैल्यू रख देंगे तो दिस विल बी इक्वल टू x1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय x2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय कॉट थीटा हो गया आपका x2 डिवाइडेड बाय x1। नाउ एक x2 और x1 कैंसिल हो जाएंगे तो अपना फाइनल आंसर आ गया Q2 डिवाइड बाय Q1 विल बी इक्वल टू x1 डिवाइडेड बाय x2। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। सो बेस्ड ऑन दिस हम ये कह सकते हैं कि आपका ऑप्शन नंबर 3 दैट वुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन. Question says 10 charges are placed on the circumference of a circle of radius r with constant angular separation between successive charges. So 10 charges हमने ऐसे रख दिए हैं सर्कल पे जिसका रेडियस r है और उनके बीच में कांस्टेंट एंगुलर सेपरेशन है। नाउ अगर आपका 360 का पूरा एक गोला बनता है, 10 चार्जेस रख रहे हैं, तो उनके बीच में एंगल आपका 36 डिग्री का हो जाएगा। ऑल्टरनेट चार्जेस 1, 3, 5, 7, 9 जो आपके ऑड नंबर चार्जेस है वहाँ पे तो हमने रखा +q ईच, वाइल 2, 4, 6, 8 वहाँ पे हमने रख दिया -q ईच। सवाल है द पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कल क्या होएगा और टेक v इज इक्वल टू इन्फाइनाइट एट 0। ठीक है, तो हमें बताना है कि आपका सेंटर पे v की वैल्यू और सेंटर पे e की वैल्यू क्या होगी, और जेईई मेंस आपके 2020 का सवाल है। तो सिनेरियो ये है कि मान लीजिए आपका गोला, एक चार्ज आपने यहाँ रखा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये आपने ऐसे चार्जेस रख दिए। अब इसमें मान लो इसको हम क्या देते हैं, ये आपका ऑड नंबर है, तो यहाँ Q, यहाँ Q, यहाँ Q और यहाँ Q और यहाँ Q, यहाँ पे -q, 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 -q और यहाँ पे भी आपका -q। हमें बताना है सेंटर पे v और सेंटर पे e क्या होएगा। तो सिंपल सी बात है, v एट द सेंटर विल बी इक्वल टू 0। क्यों? v एट द सेंटर एक चार्ज की वजह से लिखेंगे तो आएगा kq बाई r। r मान लेते हैं इसका सेंटर का डिस्टेंस या रेडियस है सर्कल का, तो वो आपका r v सेंटर 0 हो जाएगा, बिकॉज 5 आपके पॉजिटिव चार्ज है, 5 आपके नेगेटिव चार्ज है, तो उस वजह से आपका सेंटर पे तो सेंटर पे तो आपका पोटेंशियल 0 हो जाएगा। राइट, अब उसके बाद बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस चार्ज की वजह से, पॉजिटिव चार्ज है उसकी वजह से इस डायरेक्शन में आएगी, और इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इधर आएगी, इसकी वजह से इधर आएगी, तो 5 आपकी पॉजिटिव फील्ड ऐसे जा रही होंगी, और सिमिलरली 36 डिग्री के एंगल पे 5 आपके नेगेटिव फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे लग रही होंगी ये। तो ये सारी फील्ड जो है आपकी दे विल कैंसल ईच अदर आउट। तो आपका सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी वैल्यू भी 0 हो जाएगी बिकॉज ऑफ द सिमेट्री। सो इफ दैट इज द केस, ऑप्शन 3 v इज इक्वल टू 0 एंड e इज इक्वल टू 0 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नीट आपके 2018 का सवाल है।
क्वेश्चन सेज एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम रेस्ट थ्रू अ वर्टिकल डिस्टेंस h, ठीक है, इन अ यूनिफॉर्म एंड वर्टिकली अपवर्ड्स डायरेक्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड E. द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नाउ रिवर्स. अब आपका इलेक्ट्रॉन पहले गिरा, उसके बाद हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रिवर्स कर दी. Direction of is now keeping its magnitude same. Proton is allowed to fall from rest in it through the same vertical distance h. अब वहाँ पे हमें पहले इलेक्ट्रॉन था, इस बार हम प्रोटॉन को वहाँ पे फॉल करवा रहे हैं. टाइम ऑफ द फॉल ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन कंपैरिजन टू द टाइम ऑफ फॉल ऑफ प्रोटॉन क्या होएगा ये बताना है. ऑप्शन है स्मॉलर, 5 टाइम ग्रेटर, 10 टाइम ग्रेटर या फिर इक्वल. नाउ सिनेरियो ये है कि मान लीजिए ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ से किसी एक जगह से सेंटर पे मैं ले रहा हूँ बिकॉज ऊपर नीचे दोनों बात हो सकती है. h हाइट से इलेक्ट्रॉन आपका रेस्ट थ्रू वर्टिकल फॉल्स फ्रॉम रेस्ट. ऑलराइट, अब यहाँ पे h हाइट से इलेक्ट्रॉन आपका नीचे गिर रहा है. ठीक है, नीचे गिरने का मतलब ये है कि अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आ रहा है तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपकी अपवर्ड्स होनी चाहिए. तो ये आपकी E1 वैल्यू आई, इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा. तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आया तो E1 पहले ऊपर है, तो इस केस में जो एक्सेलरेशन है उसको आप लिखेंगे फोर्स उसके ऊपर आया आपका E चार्ज मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड. E ही लिख लेते हैं इसको, E ऑलराइट, डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आपका एक्सेलरेशन होएगा. h हाइट ट्रेवल करने के लिए अगर आप काइनेमेटिक्स की इक्वेशन यहाँ पे लगा रहे हैं, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू जीरो मान के, तो आपकी जो टाइम की वैल्यू है h विल बी इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, यानी कि टाइम हो जाएगा अंडर रूट 2h बाई ए की वैल्यू आप रख देंगे, ई ऊपर आ गया एम ई, ये आपका टाइम हो जाएगा T1 कह लेते हैं इसको. ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन का टाइम आ गया, TE ही कह लेते हैं इसको. नाउ अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्रोटॉन की. प्रोटॉन को अगर अब हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है E2 उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी, आपका E2 ये डायरेक्शन आ गई. अब यहाँ से जब आप प्रोटॉन को रिलीज करेंगे तो प्रोटॉन भी आपका ऊपर से नीचे आएगा, और प्रोटॉन के केस में जो एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन होएगा उसको आप लिखोगे, अगेन उसका चार्ज तो E आएगा, E डिवाइडेड बाय एम ई, ये आपका प्रोटॉन का चार्ज होएगा. राइट, एम पी लिख लेते हैं, जिसका मास होएगा, ये उसका एक्सेलरेशन आया. सिमिलरली टाइम ऑफ प्रोटॉन जो आएगा उसको आप सिमिलर तरीके से लिख सकते हैं, दिस विल बी इक्वल टू 2h मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय आपका E. इन दोनों को अगर हम डिवाइड कर देंगे, अगर यहाँ इसको नोटिस करें तो TE डिवाइडेड बाय आपका T प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का टाइम का रेशो बताना है. अब इसको जब हम डिवाइड कर देंगे तो 2h E तो आपका कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, दोनों केस में सेम है. ये रेशो बचेगा आपका ME डिवाइडेड बाय MP, तो आपके मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया उसके अंडर रूट के. नाउ इस केस में हमें ये बात पता है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत छोटा होता है, 10 टू द पावर -27 और -31 का ये रेशो आता है. तो यहाँ पे टाइम E जो आएगा वो आपका बहुत स्मॉलर होएगा, हेंस ऑप्शन ए वुड बी द राइट आंसर. टाइम दोनों इक्वल नहीं होंगे और ग्रेटर भी नहीं होएगा, टाइम आपका स्मॉलर होएगा, सो ए वुड बी द राइट आंसर. राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे 2017 में नीट के एग्जाम में सवाल पूछा गया. क्वेश्चन से सपोज द चार्ज ऑफ अ प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन डिफर स्लाइटली. आपका प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का मान लीजिए चार्ज थोड़ा सा उनका डिफरेंस है. वन ऑफ देम इज -E, एक का चार्ज -E है, उसका प्रोटॉन का चार्ज E प्लस डेल्टा E है, थोड़ा सा उनके बीच डिफरेंस है. इफ द नेट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू हाइड्रोजन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस D मच ग्रेटर देन एटॉमिक साइज इज 0, देन डेल्टा E का ऑर्डर हमें बताना है. तो सिनेरियो ये है कि आपका एक हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन, उनको हमने अगल बगल रखा हुआ है D डिस्टेंस पे, जो कि उनके एटॉमिक साइज से बहुत ज़्यादा है. उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स दोनों बराबर हैं. अब हमें बताना है डेल्टा E की वैल्यू क्या होगी. नाउ अगर आप एक प्रोटॉन को देखेंगे तो ये आपका हाइड्रोजन का एटम देखेंगे तो यहाँ पे एक प्रोटॉन रखा है और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है. इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो आपका -E हो गया, प्रोटॉन का चार्ज आपका E प्लस डेल्टा E दिया हुआ है. उस वजह से नेट चार्ज ऑन हाइड्रोजन जो आएगा, हाइड्रोजन के ऊपर नेट चार्ज जब दोनों को हम ऐड करेंगे तो उसका डेल्टा E हो गया. यानी कि एक आपके हाइड्रोजन पे हम इस सिनेरियो में कह रहे हैं डेल्टा E का नेट चार्ज है. अब आपने दो हाइड्रोजन एटम यहाँ रखे हैं, एक ये और एक ये, दोनों के बीच में आपका चार्ज हो गया डेल्टा E, दोनों के बीच में डिस्टेंस D है. तो ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक का सिनेरियो बन गया कि यहाँ पे आपका डेल्टा ई दोनों चार्ज हैं, और ये दोनों चार्ज बिकॉज पॉजिटिव चार्ज हैं दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे. नाउ इन दिस सिनेरियो आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगा ऑफ रिपल्शन वो होएगा K डेल्टा E का स्क्वायर डिवाइडेड बाय D स्क्वायर. ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का रिपल्शन आ गया. नाउ इस सिनेरियो में सवाल में हमें दिया हुआ है कि दिस इज सेम है, दोनों का जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसके बराबर है. नाउ यहाँ पे जो ग्रेविटेशन फोर्स है उसको Fg कह लेते हैं, उसको आप लिखेंगे G
m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इसके बराबर है। और हमें यह मास हाइड्रोजन का यहाँ दिया हुआ है, तो ज़्यादा टेंशन नहीं है लाइफ में। इन दोनों को जो आप इक्वेट करेंगे, अच्छा दोनों के बीच डिस्टेंस d है तो इसको d स्क्वायर लिखेंगे, और हमें डेल्टा ई की वैल्यू बतानी है। तो इन दोनों को जो आप इक्वेट करेंगे तो ये आएगा k डेल्टा ई डिवाइड बाय आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू g m1 m2 डिवाइडेड बाय डी, फिर ये d की जगह आर स्क्वायर d स्क्वायर होएगा, है ना। और ये डेल्टा ई स्क्वायर है, इसका मतलब ये जो इसको डेल्टा k के ऑलराइट इसको डेल्टा ई लिखेंगे, दैट विल बी अंडर रूट ऑफ g m1 मल्टीप्लाइड बाय m2, d स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा डिवाइडेड बाय k, ये आपकी वैल्यू होगी। नाउ डेटा रख के आपको आंसर मिल जाएगा। सो डेटा रख के हमें ई की रेंज बतानी है, तो ये आपका डेल्टा ई जो है उसका रेंज आएगा, इसको आप लिखेंगे अंडर रूट में, जी की वैल्यू आएगी आपकी 6.67 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर माइनस 11 मल्टीप्लाइड बाय मास है आपका 1.67 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर माइनस 27 इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय के, यानी कि 9 इंटू 10 टू द पावर 9, राइट। सो इसकी जो वैल्यू आएगी इस कैलकुलेशन को यहाँ कर लेते हैं। सो आपका जो डेल्टा ई आएगा उसको आप लिख सकते हैं अंडर रूट में, ये बचेगा 6.67 मल्टीप्लाइड बाय 1.67 डिवाइडेड बाय 9, ठीक है। 1.67 का स्क्वायर डिवाइड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय, आप 10 की पावर देख लेते हैं, 10 की पावर आएगी है 10 टू द पावर माइनस 11 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर माइनस 54 और मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर माइनस 9 इसका अंडर रूट। ना इनको जब हम ऐड करेंगे तो डेल्टा ई जो है उसकी रेंज हमें निकालनी है, तो दिस विल बी इक्वल टू, ये आपका वैल्यू बनेगी 10 टू द पावर 54 है, उसमें आप 11 और 9 ऐड करेंगे यानी कि 20 और ऐड कर देंगे 74। सो 10 टू द पावर माइनस 74 का अंडर रूट विच विल बी अप्रॉक्सीमेटली 10 टू द पावर माइनस 37, इस रेंज में इसकी वैल्यू आएगी। हालांकि न्यूमेरिकल वैल्यू हमने यहाँ पे इग्नोर की है फॉर द सिंपल रीजन कि हमें रेंज बतानी है और 4 ऑप्शन बहुत दूर दूर अपार्ट हैं, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी 10 टू द पावर माइनस 37 दैट वुड बी द राइट आंसर। ऑलराइट, आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्सेस की। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्सेस की जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, तो यहाँ पे आपकी 7 प्रॉपर्टी है जिनका आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहली बात करते हैं यहाँ पे कि आपका जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो ओरिजिनेट होती है हमेशा या तो पॉजिटिव चार्ज पे या इन्फानाइट पे, टर्मिनेट होंगी आपकी नेगेटिव चार्ज पे या फिर इन्फानाइट पे। टेंजेंट अगर कभी भी आप ड्रॉ करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे, वो टेंजेंट हमेशा आपको बताएंगी फील्ड लाइन का और फोर्स का जो वो आपका डायरेक्शन है उसका। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है या फिर इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन है वो आपको टेंजेंट से मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कभी भी आप ड्रॉ करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो हमेशा आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करेंगे। सो बीइंग अ वेक्टर क्वांटिटी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज रिप्रेजेंट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दे नेवर इंटरसेक्ट विद ईच अदर, एक दूसरे से वो कतई कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं बिकॉज ऑफ द सिंपल रीजन कि आपकी एक ही जगह पे 2 डायरेक्शन हो जाएंगी वहाँ पे, तो वो पॉसिबल नहीं है, तो इस वजह से आपकी इंटरसेक्ट कभी भी नहीं करेंगी वो, और अगर कभी करेंगी भी तो वहाँ पे दे विल क्रिएट अ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो कि यूनिफॉर्म होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जिस जगह पे ज़्यादा है वहाँ पे इंटेंसिटी अगर ज़्यादा है तो हम कहते हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा है, जहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा है हम कहते हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज़्यादा है एंड वाइस वर्सा। उसके बाद हम ये कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो हैं दे नेवर मेक, आप ही कभी भी अपना क्लोज लूप नहीं बनाएंगी फॉर द सिंपल रीज़न कि आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो आपका कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है, और कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में अगर एक सर्कुलर पाथ हुआ अगर आप ट्रैवल करेंगे तो वर्क डन आपका 0 हो जाएगा। इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी आपकी क्लोज लूप नहीं बनाती है। और हम ये कहते हैं कि नंबर ऑफ लाइंस जितनी ओरिजिनेट कर रही हैं किसी भी एक जगह पे वो इस बात के प्रोपोर्शनल होएगा कि उस चार्ज की वैल्यू क्या है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे 4 कूलम का चार्ज रखा हुआ है, उसके लिए मैंने मान लो 4 लाइनें बनाई हैं, तो 8 कूलम का चार्ज अगर कहीं रखा हुआ उसके लिए 8 लाइनें बननी चाहिए। तो दिस व्हाट वी से इज वन ऑफ द प्रॉपर्टी। एक चीज़ यहाँ पे और ध्यान रखना है कि किसी जगह पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 है, दिस इम्प्लाइज आपका उस जगह पे फोर्स की वैल्यू 0 होगी, ज़बरदस्ती है कि अगर कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो वहाँ पे आपका फोर्स 0 होएगा, कहीं पे फोर्स 0 है तो वहाँ पे आपके फील्ड की वैल्यू 0 होएगी। ठीक है, ये आपकी फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज़ हो गई। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे आपके इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू वेरियस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ क्लासरूम में तो ये सारी चीज़ें हम इंटीग्रेट करते हैं, इनका सबका जो वैल्यूज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ इन सब का रिजल्ट आपको याद होना चाहिए। डायरेक्ट इसके ऊपर सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम हॉल में, आपको इंटीग्रेट करके या फिर इसको डिराइव करके रिजल्ट निकालने का टाइम मिलेगा नहीं। हम कहते हैं कि अगर आपका एक लाइन चार्ज है, उसका मान लीजिए एंगल अल्फा और बीटा है,
तो वहाँ पे जो दो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आएंगी, जिसको हम कहते हैं एक पैरेलल और एक परपेंडिकुलर, उसकी वैल्यू होएगी यहाँ पे के लैम्डा बाई आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, और आपका होएगा के लैम्डा बाई आर, आर आपका डिस्टेंस है, लैम्डा आपकी यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की लीनियर डेंसिटी है, कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा, और ये आपके पोटेंशियल की वैल्यू होएगी। ठीक है, इस रिजल्ट को ध्यान रखना है आपने, स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहे तो इसका। अगर आपकी वायर इन्फानेटली लॉन्ग हो गई, लंबी सी वायर है जो ये यहाँ से वहाँ तक इन्फानेट तक जा रही है, तो उस केस में आपके अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू 90 हो जाएगी। ऊंची सी तार है, ऊंची सी बिल्डिंग है, तो मुझे ऐसे करके उसे देखना पड़ेगा। इफ दैट इज द केस, एंगल आपका अल्फा और बीटा 90 हो जाएंगे। उस केस में आपकी ई की वैल्यू हो जाती है 2 के लैम्डा बाई आर, और आपका वी जो हो जाता है वो 2 के लैम्डा डिवाइडेड बाय आपका एल एन आर हो जाएगा। ठीक है, और अगर ये आपकी सर्कुलर रिंग है तो उसके एक्सिस में जो है यह कंटस होना चाहिए आपको रिजल्ट, ये आएगा के क्यू एक्स डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2, और पोटेंशियल जो है उसकी वैल्यू आएगी के क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अगर आपकी सर्कुलर आर्क है, ऐसे करके आर्क है, और इस जगह पे आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और फील्ड देख रहे हैं, तो वहाँ पे फील्ड की जो वैल्यू आती है वो आएगी 2 के लैम्डा बाय आर मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ अल्फा बाय 2, और अल्फा आपका ये एंगल है, ये आपके सर्कुलर आर्क के लिए ट्रू है बात। ठीक है, रिजल्ट ये सारे ध्यान होने चाहिए आपको। उसके बाद बात करते हैं हम सिलेंडर की। सिलेंडर आपका हॉलो भी हो सकता है, सिलेंडर आपका सॉलिड भी ऐसा हो सकता है कि चार्ज पूरा उसके इनसाइड भरा हुआ है ना। इफ दैट इज द केस, हम कहते हैं यहाँ पे अगर आपका कंडक्टिंग है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर जीरो होएगी, और नॉन कंडक्टिंग है तो ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होएगी। ठीक है, इसको हम क्लास में डिराइव करते हैं। अभी के लिए आपको रिजल्ट ध्यान रखना है, और आपका जो वैल्यू है यहाँ पे वैल्यू आपके ई जो है वो प्रोपोर्शनल टू आर होएगी, यहाँ पे आपकी ई की वैल्यू जीरो आती है कंडक्टिंग वाले केस में। बाहर आउटसाइड जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी 1/r स्क्वायर से वेरी करेगी, दोनों ही केस में ये 1/r स्क्वायर से वेरी करेगी। ठीक है, इस चीज़ को, दोनों को, ग्राफ को भी आपने ध्यान रखना है, रिजल्ट भी आपको ध्यान रखना है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अगर हम बात करते हैं आपके डिस्क की, तो अभी तो हम रिंग की बात कर रहे थे, बट मान लीजिए आपका डिस्क है, तो ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है एक्सिस पे। नाउ इसको मैंने रिजल्ट आपके लिए थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया है, ये सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट है, और उसके बाद यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा है। कॉस थीटा जो होगा, अगर यहाँ पे देखेंगे, कॉस थीटा विल बी इक्वल टू आर डिवाइडेड बाय ये वैल्यू आएगी आपकी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या आर स्क्वायर, जो भी आप कह रहे हैं, ये डिस्टेंस हाइपोटेन्यूस की वैल्यू आएगी। ठीक है, कॉस थीटा होगा। और अगर हम यहाँ पे कह रहे हैं पोटेंशियल निकालना है, तो पोटेंशियल की वैल्यू आएगी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, और ये आपकी वैल्यू आएगी पोटेंशियल की। ठीक है, रिजल्ट अगेन फिर आपको ध्यान रखना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसके। और अगर आपकी डिस्क इन्फानाइट है, तो यहाँ पे इन्फानाइट डिस्क का मतलब ये होगा कि कॉस थीटा जो है उसकी वैल्यू 0 हो गई, या थीटा आपका 90 हो जाएगा। उस केस में आपकी इन्फानाइट डिस्क अगर है तो आपकी ई की वैल्यू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होती है, इसको ध्यान रखना। पोटेंशियल आपका सिग्मा आर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। राइट, अगर आपका हेमिस्फेयर है, इसकी ज़रूरत आज तक तो नीट के एग्जाम में पड़ी नहीं है, बट फिर भी मैं बता देता हूँ आपको। हेमिस्फेयर है जिसको आपने चार्ज दे रखा है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी सिग्मा बाय 4 एप्सिलॉन नॉट होती है। ठीक है, रिजल्ट है, ध्यान रखना। चलो आगे मूव करते हैं बेटा। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, आपका सॉलिड अगर स्फेयर है जिसके अंदर चार्ज भरा हुआ है, ठीक है, इसको हम कहते हैं सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। तो सॉलिड नॉन कंडक्टिंग है, जैसे इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे आपने आटा लिया, उसमें नमक डाला और उसको आटे को गूंद के उसका गोला बना लिया। अब नमक जो है वो पूरे में यूनिफॉर्मली फैला हुआ है, हम ऐसा मानते हैं। ठीक है, उस केस में अगर आपका सॉलिड नॉन कंडक्टिंग का स्फेयर है, यह आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल की कहानी होगी, इसको ध्यान रखना। इलेक्ट्रिक फील्ड हम कहते हैं आउटसाइड तो 1/r स्क्वायर से वेरी करेगी, के क्यू बाय आर स्क्वायर, और पोटेंशियल आपका के क्यू बाय आर होएगा। इनसाइड जो है वो आपकी वेरी करेगी के क्यू आर बाय आर क्यूब से, और आपका पोटेंशियल जो है इनसाइड वो ये फॉर्मूला आएगा इसका। इस फॉर्मूले को ध्यान रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसको हम लगते हैं के क्यू डिवाइड बाय 2r क्यूब 3r स्क्वायर माइनस छोटे r का स्क्वायर, ये आपका पोटेंशियल हो जाएगा। ना इस सरफेस पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे छोटे r की वैल्यू आप कैपिटल R रख सकते हैं, तो के क्यू बाय आर स्क्वायर या के क्यू बाय आर आएगा। और अगर सेंटर पे देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस सेंटर पे तो जीरो होगी, है ना। और पोटेंशियल अगर देखेंगे आप, तो पोटेंशियल जो है वो आपका आता है वो v एट द सेंटर विल बी इक्वल टू 3/2 पोटेंशियल एट द सरफेस। इसको आपने ध्यान रखना है। सरफेस आपका पोटेंशियल होता है के क्यू बाय आर, सेंटर पे आपका सॉलिड नॉन कंडक्टिंग के केस में पोटेंशियल आएगा 3/2, जो आपकी सरफेस की वैल्यू है उसका। नाउ यही बात अगर हम करें इस बार हॉलोग्स के लिए, स्फेरिकल शेल है, ठीक है, इसको हम यहाँ पे कहते हैं, क्लास में जो हमने पढ़ा था, इसको हम कहते हैं हॉलो कंडक्टिंग, या फिर हॉलो नॉन कंडक्टिंग, या फिर सॉलिड कंडक्टिंग। ये सारे ही केसेस आपके स्फेरिकल शेल के होते हैं। उस केस में आउटसाइड तो आपकी के क्यू बाय आर स्क्वायर होगी फील्ड, पोटेंशियल आपका के क्यू बाय आर होएगा। सरफेस पे के क्यू बाय कैपिटल आर स्क्वायर और पोटेंशियल के क्यू बाय आर होएगा। अगर इनसाइड देखेंगे
तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड आपकी जीरो आएगी, बिकॉज गॉस लॉ से हम इसको प्रूव करते हैं कि सारा चार्ज क्योंकि आउटसाइड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड शुड बी जीरो। तो उस केस में हम पोटेंशियल जो है सेंटर पे जो आपका पोटेंशियल आएगा या थ्रू आउट द स्फीयर पोटेंशियल आएगा उसको हम लिखते हैं KQ/R। यही वही वैल्यू है जो आपकी सरफेस पे वैल्यू थी। राइट, इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ बात करते हैं पोटेंशियल ड्यू टू कॉन्सेंट्रिक स्फीयर। ना कॉन्सेंट्रिक स्फीयर जो है उसको हम ये कहते हैं कि हमने मान लीजिए 3 गोले 4 गोले 2 गोले हमने बना दिए, उसके बाद हमें कहते हैं किसी एक स्फीयर की वजह से पोटेंशियल बताओ, और किसी एक को हम ग्राउंड कर देते हैं वगैरह वगैरह, वो सारी कहानी करते हैं। तो इसमें कोई भी पोटेंशियल लिखना होगा तो इससे पहले वाला जो ये डेटा था, ये डेटा आपको ध्यान रखना है, ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये वाला और इससे पहले वाला जो था। ठीक है, उसी के बेसिस पे इस तरह के सवाल आपके सॉल्व होते हैं। तो ये मान लीजिए आपका सिनेरियो है कि एक ये डिस्टेंस है आपका, पॉइंट यहाँ पे कहीं है, ये आपका डिस्टेंस A, B और C 3 गोले बने हुए हैं ऐसे, यहाँ चार्ज QA, QB, QC दिया हुआ है। किसी एक का पोटेंशियल मुझे मान लो लिखना है, तो मैंने कहा VA। ए का पोटेंशियल अगर लिखना होगा मेरे को इस सरफेस पे, उसको लिखेंगे K मल्टीप्लाइड बाय QA डिवाइडेड बाय A, बिकॉज उसकी सरफेस की अब हम बात कर रहे हैं, प्लस K QA डिवाइडेड बाय B, बिकॉज इस सरफेस पे आपका चार्ज QB है और उसके लिए इनसाइड पॉइंट है, वही होएगा जो उसके सरफेस पे चार्ज है। प्लस QC की बात करेंगे, आप लिखेंगे K QC डिवाइडेड बाय C, बिकॉज इस वाले स्फीयर के ऊपर QC चार्ज है और ये A पॉइंट आपका इनसाइड पॉइंट है उसके लिए, और जो सरफेस पे चार्ज इनसाइड आपका स्फेरिकल शेल है, इनसाइड आपका सेम पोटेंशियल होएगा। सो सिंपल सा आप ये पोटेंशियल लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर आपको VB लिखना होगा कि B का क्या पोटेंशियल होगा, उसको आप लिखोगे K QA डिवाइडेड बाय B, बिकॉज इस वाले के लिए चार्ज आपका QB है और सॉरी QA है और आपका डिस्टेंस देख रहे हैं वो B है, प्लस इसको लिखेंगे K QB डिवाइडेड बाय B प्लस K QC डिवाइडेड बाय C, बिकॉज इस वाले के लिए वो इनसाइड पॉइंट है और इस वाले की सरफेस है। तो इस तरह से आप पोटेंशियल आप लिख सकते हैं। VC भी लिखना होगा, चलो लिख देते हैं। VC आएगा K QA बाय C प्लस K QB बाय C प्लस K QC बाय C। तो देखोगे तो तीनों का पोटेंशियल चार चाहे जैसे भी डिस्ट्रीब्यूटेड है, तीनों का पोटेंशियल फंडामेंटली आपका डिफरेंट है, और आपकी इसमें A B C वैल्यू है, इसमें B B C है, इसमें इसको रटना नहीं है। ठीक है, और इसको आपको कॉन्सेप्चुअली समझना है, इसको ये मत याद कर लेना छत पे घूमते घूमते कि A और B और C, नहीं वैसा कुछ नहीं करना है। ये आपको कॉन्सेप्चुअली समझ में आके फिर इसके वैल्यूज़ लिखनी है आपको। ऑलराइट गाइस, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब आगे बात करते हैं यहाँ पे अपने रिलेशनशिप बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल की, कि अपना जो फील्ड है और पोटेंशियल है उनके बीच में जो रिलेशन है, दिस इज हाउ वी डिफाइन कि E इज इक्वल टू माइनस dV/dr। तो अगर इसी को 3 डायमेंशनल अगर आपको V दे रखा है जिसमें x भी है, y भी और z भी है, आपका पोटेंशियल x y z तीनों डायरेक्शन में वेरी कर रहा है, उस केस में आप इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे। अच्छा, नीट में इसके ऊपर सवाल पूछे जाते हैं तो ध्यान रखना है इसको, आप इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे। सिमिलरली अगर आपको E दिया हुआ है और E से अगर आप V निकालना चाहते हैं कि हमें E दिया है और हमें V निकालना है, तो आपको इंटीग्रेट करना होगा। सो उस केस में आप इसे इंटीग्रेट करेंगे। अगेन यहाँ इंटीग्रेशन में ध्यान रखना कि जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो x की लिमिट अलग, y की लिमिट अलग और z की लिमिट अलग होएगी। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन द टू। नाउ इसके ऊपर अगर आगे बढ़ें तो हम कहते हैं कि आपका जो है कुछ डेटा दे रहा हूँ यहाँ पे, इस डेटा को ध्यान रखना। यूजुअली नीट में इस पर बहुत कम सवाल पूछते हैं, बट फिर भी अगर पूछ लिया जाए हमें पता होना चाहिए। सो वी हैव अ चार्ज कंडक्टर, उस चार्ज कंडक्टर के जस्ट आउटसाइड अगर हमसे कोई पूछे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। नाउ सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होती है आपकी अगर एक कंडक्टर है उससे इन्फानाइट डिस्टेंस पे, या अगर आपका बहुत बिग आपका बहुत बड़ा कंडक्टर है उसके आउटसाइड जस्ट आउटसाइड आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होएगी। लेकिन अगर आपका कोई एक कंडक्टर है उसके जस्ट आउटसाइड फील्ड आपकी ये वाली होएगी। सो इट डजंट हैव टू बी इन्फानाइट। ठीक है, फोर्स आपका ये होएगा और इस प्रेशर को ध्यान रखना, सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ये आपका प्रेशर होएगा जस्ट आउटसाइड है कंडक्टर। तो कोई भी कंडक्टर है उसके जस्ट आउटसाइड ये होएगी। एक चीज़ और इंपॉर्टेंट है अपने लिए यहाँ, इस पर लॉन्ग बैक सवाल पूछा हुआ है कि आपका जो चार्ज डेंसिटी है वो आपके रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ना व्हाट दैट मीन्स इज कि मान लीजिए आपका कंडक्टर कुछ इस प्रकार है कि ये आपका शेप है और यहाँ पे मान लीजिए डेंसिटी आपकी सिग्मा 1 है, यहाँ पे डेंसिटी आपकी सिग्मा 2 है, और इसके ऊपर मान लीजिए आपने प्लस 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 चार्ज सब पे दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी आपके शार्प एजेस हैं, जहाँ पे मान लो ये एज शार्प है, तो इस एज पे आपकी डेंसिटी ज़्यादा होएगी, इस एज पे डेंसिटी आपकी कम होएगी, बिकॉज आपकी जो डेंसिटी है ये आपकी प्रोपोर्शनल होएगी 1/r जो आपका
रेडियस ऑफ कर्वेचर ही है। इसी वजह से हम ये कहते हैं कि जितनी भी अपनी हैवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होते हैं उसमें हम शार्प एजेस अवॉइड करते हैं। यहाँ तक कि आपने जो पेट्रोल के टैंक देखे होंगे जो इधर से उधर पेट्रोल ले आते हैं एक शहर से दूसरे शहर, उन सबको हम जितना स्मूथ पॉसिबल हो सके उतना स्मूथ बनाते हैं, फॉर द सिंपल रीज़न कि जहाँ पे आपके एजेस हो गए वहाँ पे चार्ज इकट्ठा होने का चांस है और उससे आपकी स्पार्किंग हो सकती है एंड इट कैन कॉज ड्रामेटिक इफेक्ट्स। ठीक है, तो हम उसको अवॉइड करते हैं यहाँ पे। ऑलराइट, चलो मूविंग फॉरवर्ड, एक सवाल सॉल्व करते हैं। आपके जेईई मेंस का सवाल है, मैं चाहता हूँ आप सबको ये करना आता हो। क्वेश्चन सेज अ चार्ज क्यू इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर टू कॉन्सेंट्रिक कंडक्टिंग थिन शेल्स, रेडिया उनका हमें दिया हुआ है आर एंड आर, छोटा आर और बड़ा आर, बड़े आर की वैल्यू ज़्यादा है। इफ द सरफेस चार्ज डेंसिटीज ऑन द टू शेल्स आर इक्वल, अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी हमें कहा कि उन दोनों की इक्वल है, हमें बताना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द कॉमन सेंटर क्या होएगा, सेंटर पे कॉमन पोटेंशियल क्या होएगा। नाउ इस सवाल को देखेंगे, सिंपल सवाल है। तो सवाल सिनेरियो ये है कि आपका एक कंडक्टर, दूसरा कंडक्टर, अंदर वाले का रेडियस r, बाहर वाले का रेडियस कैपिटल R, इसकी डेंसिटी सिग्मा 1, इसकी डेंसिटी सिग्मा 2, और इसके ऊपर चार्ज दिया आपने मान लो Q2, इसके ऊपर चार्ज दिया Q1, और यहाँ पे अपने को दिया हुआ है चार्ज Q जो है Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू Q। तो यही चार्ज Q आपने Q1 प्लस Q2 के फॉर्म में इन दोनों के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। नाउ ये अपनी पहली क्वेश्चन। अब इस केस में हमें दिया हुआ है कि कंडीशन ये है कि दोनों की चार्ज डेंसिटी बराबर है। चार्ज डेंसिटी बराबर है यानी कि हम कहेंगे सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2। सिग्मा 1 जो है, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज Q1 है इसलिए आप लिखेंगे Q1 डिवाइडेड बाय 4 पाई R1 स्क्वायर विल बी इक्वल टू Q2 डिवाइडेड बाय 4 पाई R2 का स्क्वायर। ये आपकी चार्ज डेंसिटी बराबर हो गई। नाउ 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, सो यहाँ पे आपका Q1 डिवाइडेड बाय Q2, इसको उधर ले आए, सो दिस विल बी इक्वल टू R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय R2 स्क्वायर। ये आपकी इक्वेशन 2 हो गई। तो Q1 Q2 का आपका ये रेशो आ गया। नाउ इसको अगर हम इससे अगर हम इक्वेशन 1 में रख दें यहाँ पे, तो अपनी जो वैल्यूज़ हैं वो कुछ ऐसे बन जाएंगी। Q1 की वैल्यू वहाँ का डाल दी हमने, तो Q2 आपका वहाँ चला जाएगा, तो दिस विल बी R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय R2 स्क्वायर Q1 Q2 विल बी इक्वल टू Q। ना इसको जब आप Q2 कॉमन लेंगे और Q2 की वैल्यू निकालेंगे, सो Q2 विल बी इक्वल टू R2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय Q, ये वैल्यू हो जाएगी। अच्छा, ये अपने को पता है R1 इज छोटा हार, R2 इज बड़ा हार, ठीक है, इसको बाद में वैल्यू डाल लेंगे। और इसी को अगर यहाँ देखोगे, इनका रेशो R1 R2 का रेशो है, तो जो आपका Q2 आया उसकी वैल्यू नहीं सॉरी Q1 आया, Q2 तो आ गया, Q1 दैट विल बी इक्वल टू R स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इसको वैसे लिख लेते हैं, R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय Q, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। तो आपके दोनों चार्ज आ गए। हमें बताना है सेंटर पे पोटेंशियल क्या होएगा। नाउ सेंटर पे जब आप पोटेंशियल लिखेंगे, सो सेंटर पे जो पोटेंशियल आएगा V, दैट विल बी इक्वल टू K Q1 बाय R प्लस K Q2 बाय कैपिटल R, ये आपका सेंटर पे पोटेंशियल आएगा। नाउ यहाँ Q1 Q2 की वैल्यू वहाँ इंसर्ट कर दें, तो V इसमें R1 R2 को कैपिटल R स्मॉल r लिख लेते हैं, तो ये आपका V, इसको जब R से डिवाइड करेंगे, सो दिस विल बी इक्वल टू K R1 लिखने की अब ज़रूरत नहीं है, R ही लिखते हैं इसको, K R डिवाइडेड बाय R प्लस R इन दोनों का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय Q। Q2 की वैल्यू डालेंगे, उसको कैपिटल R से डिवाइड करेंगे, सो दिस विल बी इक्वल टू K कैपिटल R डिवाइडेड बाय R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय Q। नाउ इससे अगर आप K को चारों ऑप्शन में देखेंगे तो K को हमने 4 पाई एप्सिलॉन की टर्म में लिखा हुआ है, वो अगर आप लिख लें और इसमें से K R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर वाली टर्म कॉमन ले लें और Q भी, तो फाइनल आंसर आ गया V 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर बचा आपका R प्लस R, नीचे आपका आया R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय Q। सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि आपका ऑप्शन नंबर 3 दिस वुड बी द राइट आंसर। ठीक है, आई होप ये सोल्यूशन आपको समझ में आया। चलो अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन सेज इन अ रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय, आपको दिया हुआ है E इज इक्वल टू 2x i कैप प्लस 3y स्क्वायर j कैप, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। इफ द पोटेंशियल एट ओरिजिन इज 50 वोल्ट, हमें दिया हुआ है ओरिजिन पे पोटेंशियल 50 वोल्ट, हमें बताना है पोटेंशियल एट 2,3 पे क्या होगा। अगेन ये मेंस का सवाल है और वैल्यू नियरेस्ट इंटीजर में बतानी है, तो वहाँ पे इंटीजर में सवाल पूछते हैं और अपने को 4 ऑप्शन दिए होते हैं, हमें से V की वैल्यू बतानी है। चलो, तो अपने को दिया हुआ है कि E इज इक्वल टू 2x i कैप प्लस 3y स्क्वायर j कैप, ये आपकी
इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी हुई है। ऑलराइट, अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को हम चाहते हैं इससे वी निकालना, तो ये बात अपने को पता है, डेल्टा वी विल बी इक्वल टू माइनस टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर, ये आपकी इसकी वैल्यू आएगी। और इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपका डेल्टा वी जो आएगा, ऑलरेडी एक काम करते हैं, डेल्टा वी को सीधे हम ऐसे लिखते हैं, तो आपका डेल्टा वी जो आएगा उसे आप लिखेंगे वी फाइनल माइनस वी इनिशियल विल बी इक्वल टू, इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे ये आएगा 2x आई की जगह इसको कर देंगे dx, और x प्लस आप इसको लिखेंगे 3y स्क्वायर dy, इस पे सांप का साइन लगा के इंटीग्रेशन, ये आपका पोटेंशियल बनेगा। नाउ इनिशियल वैल्यू आपकी ओरिजिन पे दी हुई है और फाइनल 2,3 पे बताना है, तो आप 0 से 2 में तो x पे इंटीग्रेट करेंगे और y में आप 0 से 3 पे इंटीग्रेट करेंगे, ये आपकी फाइनल वैल्यू देगा। नाउ ये इनिशियल पोटेंशियल जो है ये अपने को 50 वोल्ट दिया हुआ है, सो 50 वोल्ट को उधर ले जाते हैं, सो बस ये फाइनल आंसर आ जाएगा आपका। सो इसको आप लिखेंगे वी फाइनल जो हमें बताना है विल बी इक्वल टू, इधर जाके हो जाएगा प्लस 50 प्लस 2x को जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये बनेगा आपका 2x का, x का इंटीग्रेशन आता है x स्क्वायर बाय 2, 2 कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू बनेगी x स्क्वायर और लिमिट 0 से 2 प्लस यहाँ पे आप करेंगे y स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है y स्क्वायर y क्यूब बाय 3, 3 कैंसिल हो जाएगा, सो ये बचेगा y क्यूब 0 से 3। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ हम भूल गए, माइनस साइन आएगा, तो इसमें कॉमन आपका माइनस साइन रहेगा, तो उस वजह से यहाँ पे आपका माइनस और यहाँ भी माइनस होएगा, सो दिस विल बी इक्वल टू 50 और माइनस इसमें वैल्यू रखेंगे 2 का स्क्वायर माइनस 0, तो इसकी वैल्यू आएगी आपकी 4, माइनस रखेंगे 3 का क्यूब 27 माइनस 0, तो ये 27, 7 प्लस 4 हो गया आपका 31, 50 माइनस 31, सो वी फाइनल जो है उसकी वैल्यू आ गई आपकी 19 वोल्ट, सो दैट विल बी आवर फाइनल आंसर 19 वोल्ट। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई, ऐसे सवालों का ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन से द कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस r, कैपिटल R इज गिवन अ चार्ज q, तो आपका कंडक्टिंग स्फीयर है उसको r रेडियस है, आपने q चार्ज प्रोवाइड कर दिया। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर रेस्पेक्टिवली, हमें बताना है सेंटर पे आपका पोटेंशियल और फील्ड क्या होगी। नाउ सिनेरियो ये है कि ये आपका कंडक्टर जिसका रेडियस r, इसको आपने q चार्ज प्रोवाइड कर दिया, सेंटर पे हमें बताना है पोटेंशियल और फील्ड। नाउ हमें पता है कि ई नेट इनसाइड जो है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड आपकी 0 होगी बिकॉज आपका कंडक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड 0 होगी। वी जो आप बात करेंगे सेंटर पे, तो सेंटर पे जब आप वी लिखेंगे उसको हम लिखते हैं के क्यू बाय आर, सो के को यहाँ पे 4 ऑप्शन देखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन के टर्म में लिखा हुआ है, 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू डिवाइडेड बाय आर, ये आपकी वी की वैल्यू होगी। सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि आपका ये वाला जो ऑप्शन बी है दैट वुड बी द राइट आंसर। ये सवाल में मिस्टेक है, दिस शुड हैव बीन सी, टाइपिंग मिस्टेक हो गई, दिस शुड हैव बीन डी, बट आपका हमें बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल एंड फील्ड, तो ये आपका पोटेंशियल और ये आपकी फील्ड, सो दिस ऑप्शन बी वुड बी द राइट आंसर। ऑलराइट, नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं डायपोल की। नाउ डायपोल उसकी किताबी परिभाषा तो ये हम ये कहते हैं सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस केप्ट एट अ स्मॉल डिस्टेंस, उसको हम डायपोल कहते हैं। डायपोल मोमेंट हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं। नाउ पहले ये समझते हैं कि डायपोल है क्या चीज़, है ना। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। डायपोल को आप ऐसे देख सकते हैं कि अगर आपके दो चार्जेस हैं, उनको आपने सेम चार्ज है, उनको एक स्मॉल डिस्टेंस पे रखा हुआ ना, इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी आपके आयनिक बॉन्ड्स हैं वो सारे डायपोल हो गए। ठीक है, इसको ऐसे देखना जैसे NaCl है, NaCl आपका डायपोल है, HCl आपका डायपोल है, इवन वाटर इज़ अ डायपोल। तो आज अगर आपने खाना खाया है तो उसमें डायपोल की मात्रा ज़्यादा या कम थी, या वो डायपोल जो है वो आपका नमक हो गया। सो हम ये कहते हैं कि अगर आपका एक चार्ज यहाँ पे -Q और ये चार्ज आपने यहाँ पे +Q रखा है, इसको आप डायपोल कहते हैं। तो एक्चुअली आपका Cl- और Na+, इसकी हम बात कर रहे हैं। आई मीन इस जैसे बॉन्ड्स की बात कर रहे हैं। वाटर देखेंगे तो बेटा आपके H और O ये आपस में जुड़े हुए हैं। H आपका प्लस है, ये आपका प्लस है, ये माइनस और ये माइनस, और ये आपका एक डायपोल यहाँ, एक डायपोल यहाँ, तो ये एक डायपोल बन गया, ये दूसरा डायपोल बन गया। सो आपका हर आयनिक बॉन्ड जो है वो डायपोल है, इसलिए डायपोल के बारे में पढ़ना हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, सो दैट्स व्हाई वी कवर दिस इन बोथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, दोनों में बात करते हैं। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल है, स्टैंडर्ड आंसर है, क्लास में तो इसको हम डिराइव करते हैं, पर यहाँ पे अभी हम फॉर्मूले देखेंगे। सो डायपोल है, उसकी अगर बात करोगे आपका डायपोल है। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना, फिजिक्स में डायपोल हमेशा हम ये कहते हैं कि -Q चार्ज से +Q चार्ज के बीच डिफाइन करते हैं।
केमिस्ट्री वाले उल्टा पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री वाले प्लस क्यू से माइनस क्यू डायपोल कहते हैं, ठीक है। बट फिजिक्स में दिस व्हाट वी से कि आपका डायपोल है, वेक्टर क्वांटिटी है, यहाँ से डायपोल जा रहा है। एक्सिस पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो ये आपका एक्सियल पॉइंट हो गया, यहाँ पे ई इलेक्ट्रिक फील्ड होती है KP बाय 2 KP बाय R क्यूब, डायरेक्टेड हमेशा माइनस क्यू से क्यू की तरफ, और यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू होती है KP बाय R स्क्वायर। इसी को अगर आप देखेंगे इक्वेटोरियल पॉइंट पे तो इसको इक्वेटोरियल पॉइंट बोलते हैं, जहाँ पे आपका दोनों से डिस्टेंस बराबर है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है आपकी KP बाय R क्यूब। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, इसको ध्यान रखना, माइनस आता है यहाँ पे। वेक्टर क्वांटिटी में लिखोगे तो यहाँ पे एक माइनस साइन आएगा। पोटेंशियल वहाँ पे जीरो होएगा, बिकॉज दोनों आपके नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस हैं, दोनों से डिस्टेंस बराबर है, तो पोटेंशियल आपका जीरो आता है। जनरल पॉइंट की बात करेंगे कि यहाँ पे थीटा एंगल पे, ठीक है, ये तो आपका 0-90 एंगल पे बात हो गई। जनरल पॉइंट की बात करेंगे तो KP बाय R क्यूब 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, और पोटेंशियल आपका KP cos थीटा बाय R स्क्वायर, ये आपका पोटेंशियल होता है, और थीटा की वैल्यू होगी आपकी, इसको ध्यान रखना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी यहाँ पे ये, तो इसके डायरेक्शन जो होगी हॉरिजॉन्टल से आपकी थीटा प्लस अल्फा होगी, और ये E और P के बारे में, E और P के बीच में जो डिस्टेंस आपका थीटा प्लस अल्फा है, अल्फा आप ऐसे लिखेंगे। नीट में लॉन्ग बैक इस पे आपसे सवाल पूछा हुआ है, tan अल्फा इज इक्वल टू हाफ tan थीटा, तो इसको डेटा को ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। यहाँ पे हम कहते हैं वर्क डन इन रोटेशन। तो अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, उसमें अगर आपने डायपोल को रखा हुआ है और डायपोल को आप θ1 से θ2 एंगल पे रोटेट करें, नीट में इसके ऊपर सवाल पूछे हुए हैं, उसका वर्क डन हम लिखते हैं PE cos θ1 माइनस cos θ2, ठीक है। θ1 से θ2 रोटेट कर रहे हैं तो θ1 माइनस θ2 होगा, इस चीज़ को ध्यान रखना। पोटेंशियल एनर्जी ये इसलिए हुआ है बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी हम माइनस PE cos θ डिफाइन करते हैं, ये आपका माइनस PE cos θ होएगा। इक्विलिब्रियम देखेंगे तो डायपोल अगर 0 डिग्री पे है तो हम उसको कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम पे है, और अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में आपने डायपोल रखा है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम है। हल्का सा हम इसे डिस्प्लेस करेंगे तो ऐसे ऐसे करके आपका ऐसे चम करेगा। इसी डायपोल को अगर आपने रखा हुआ है ऐसे करके, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है ऐसे, और हल्का सा डिस्प्लेस करोगे वापस इधर आने की कोशिश करेगा, सो दैट इज अनस्टेबल डायपोल, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होएगा। टाइम पीरियड इसका आता है 2π√I/PE। इसी चीज़ को ध्यान रखना, जब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ेंगे वहाँ मैं आपको कहूँगा कि टाइम पीरियड आपके मैग्नेटिक डायपोल का वो आएगा I/MB, ठीक है। M आपका मैग्नेटिक डायपोल, जो P है उसको हम कैपिटल M बोलेंगे, मैग्नेटिक मोमेंट, और आपका E जो है वो रिप्लेस हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड से, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, कभी इसको नीट में यूजुअली हम चर्चा नहीं करते हैं, पर फिर भी आपको एक बार बता रहा हूँ कि अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो डायपोल के ऊपर फोर्स जो है उसको हम लिखते हैं F नेट विल बी इक्वल टू P मल्टीप्लाइड बाय DE/dr। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड को आप डिफरेंशिएट करें, P से मल्टीप्लाई करें, आपका नेट फोर्स आ जाएगा, ठीक है। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज जो आपको डायपोल में ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट इसके बाद यहाँ बात करते हैं बेटा फ्लक्स की, ठीक है। तो फ्लक्स क्या है, हम ये कहते हैं कि फ्लक्स जो है दैट इज मेजर ऑफ फ्लो। आपका जो फ्लक्स है वो हम ये कहते हैं कि आपका जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की अगर फ्लक्स की बात करें वो कितनी लाइंस फ्लो कर रही हैं। अगर आप तो फ्लक्स का हिंदी में मतलब होता है प्रवाह, बहाव, ठीक है, या फिर फ्लो। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ मेजर ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ सरफेस। इट गिव्स अस अ मेजर ऑफ एनर्जी कितनी क्रॉस कर रही है। एक्चुअली इसका पर्पस निकालने का ये हम जानना चाहते हैं कितनी एनर्जी आपकी किसी एरिया से क्रॉस कर रही है। टेक्निकली इसको डेफिनेशन लिखेंगे तो हम लिखते हैं फ्लक्स जो फाई है आपका वो हो गया E.D है। E आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको डॉट प्रोडक्ट करेंगे आप एरिया के साथ तो आपको इंटीग्रेट करेंगे। अगर आपका E भी वेरिएबल है, A भी वेरी कर रहा है उसका, तो उस हिसाब से आप ये करेंगे। और अगर E कांस्टेंट है तो हम लिखते हैं फिर फ्लक्स फाई इज इक्वल टू EA cos थीटा। ये आपका फ्लक्स हो जाता है अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। यूनिट देखेंगे तो आपकी यूनिट हो जाएगी वोल्ट पर मीटर या फिर न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट हुई आपकी न्यूटन पर कूलम मल्टीप्लाइड बाय मीटर स्क्वायर, ये आपकी फ्लक्स की यूनिट होगी। गॉस लॉ यहाँ पे आता है। गॉस लॉ ये कहता है कि टोटल फ्लक्स लिंक विद अ क्लोज सरफेस। अगर आपका टोटल फ्लक्स है उसको एक क्लोज सरफेस से देखेंगे, गॉसियन सरफेस, वो हो सकता है सरफेस एग्जिस्ट करे या हमारी इमेजिनरी बनाई हुई हो, ठीक है। उसकी वजह से हम कहते हैं टोटल फ्लक्स जो आएगा दैट विल बी इक्वल टू आपका इंटीग्रल E.dA एंड दैट विल बी इक्वल टू Q एनक्लोज। तो हम ये कहते हैं कि ये मान लीजिए आपकी सरफेस है, यहाँ पे चार्ज मान लीजिए Q1 रखा है, यहाँ चार्ज Q2 रखा है, यहाँ पे आपका Q3 रखा है। तो इसके लिए जो फ्लक्स आएगा उसको आप लिखेंगे Q इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये आपका गॉस लॉ है, ठीक है। गॉस गिव दिस लॉ कि जो भी फ्लक्स इसके थ्रू आ रहा है वो इस बात पे उसके उस फ्लक्स के लिए वो चार्ज जिम्मेदार होएगा जो इनसाइड है। तो ये आपका फ्लक्स में कंट्रीब्यूट करेगा, ये करेगा, ये नहीं करेगा, फॉर द सिंपल रीजन कि इसके थ्रू जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड्स यहाँ पे आई वो जितनी अंदर आई थी
उतनी ही बाहर निकल जाएंगी। तो इस सरफेस एरिया के थ्रू जो एक्स्ट्रा फ्लक्स आया है, या जिस फ्लक्स के लिए ये जिम्मेदार है, जो इस बहाव के लिए, प्रवाह के लिए ये सरफेस जिम्मेदार है, उसमें इसका नेट कॉन्ट्रीब्यूशन जीरो होएगा। ठीक है, दिस इज व्हाट दिस लॉ मीन्स। चलो आगे देखते हैं बेटा, यहाँ पे एक सवाल करते हैं आपसे। 2016 में सवाल पूछा गया। क्वेश्चन से द इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद एन इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसकी इंटेंसिटी हमें दी हुई है 2 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। इट एक्सपीरियंसेस टॉर्क दैट इज इक्वल टू 4 न्यूटन मीटर। हमें बताना है चार्ज ऑन द डायपोल इफ डायपोल लेंथ इज 2 सेंटीमीटर है तो क्या होएगा। नाउ यहाँ पे अपने को टॉर्क दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी हुई है, और हमें बताना है यहाँ पे लेंथ भी दी हुई है उसकी, और हमें बताना है क्यू कितना होगा ना। टॉर्क जो है अपना, टॉर्क उसको हम लिखते हैं P क्रॉस E, ये आपका टॉर्क होता है डायपोल के ऊपर। और इस टॉर्क को आप लिख सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है PA है, तो इसको आप लिख सकते हैं PE साइन थीटा। ना इस P को आप लिख सकते हैं, P जो है दैट विल बी इक्वल टू QD मल्टीप्लाइड बाई E साइन थीटा। हमें टॉर्क दिया है, हमें D दिया है, E दिया है, थीटा दिया हुआ है, हमें Q की वैल्यू बतानी है, तो डेटा रख के आंसर आ जाएगा। सो इसमें आप लिख सकते हैं Q विल बी इक्वल टू टॉर्क डिवाइडेड बाई D E साइन थीटा। ठीक है, बस यहाँ डेटा डाल लेते हैं। तो यहाँ पे डेटा रखेंगे, टॉर्क है, टॉर्क की वैल्यू दी हुई है अपने को 4 न्यूटन मीटर, सो ये आपका 4। डी जो है, डी आपका डिस्टेंस जो है कितना दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 2 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻2 मल्टीप्लाइड बाई ई है, वो दिया हुआ है 2 × 10⁵, ये आपका ई हो गया। और साइन थीटा दिया हुआ 30, थीटा दिया हुआ 30 डिग्री, साइन थीटा आपका 1/2 हो जाएगा। सो दिस विल बी 1/2। सो दैट मीन्स क्यू जो है उसकी वैल्यू आ गई, ऊपर तो रहा 4, नीचे आया 2 मल्टीप्लाइड बाई, अच्छा इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ये 10⁻⁻2 है, ये 5 है, तो नीचे बच जाएगा 10⁻3 है ना, 3। सो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 कैंसिल हो गया, 3 ऊपर ले गया, तो Q की वैल्यू आ गई 2 मिली कूलम। सो दैट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर बी दैट वुड बी द राइट आंसर। अगेन या फिर टाइपिंग मिस्टेक है, दिस शुड हैव बीन सी, बेटा दिस शुड हैव बीन डी। सो टाइपिंग में मिस्टेक कभी कभी हो जाती है, बट ऑलराइट बी वुड बी द राइट आंसर। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन से अ हॉलो मेटल स्फेयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर इज यूनिफॉर्मली चार्ज। आपका एक हॉलो स्फेयर है, उसको आपने यूनिफॉर्मली चार्ज किया हुआ है। सवाल है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेयर एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें बतानी है आर फ्रॉम द सेंटर डिस्टेंस में क्या होएगा। ना 4 ऑप्शन वही पढ़ते हैं। पहले सिनेरियो देखो कि आपका ये स्फेयर है, इसके ऊपर आपने मान लीजिए क्यू चार्ज दिया है, सेंटर से आप आर डिस्टेंस अंदर भी ले सकते हैं, छोटा आर, और डिस्टेंस आप बड़ा आर वो ले सकते हैं, उसका रेडियस लेट से कैपिटल आर अपने को दिया हुआ ये है। राइट, सो इस केस में हमें कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पे कमेंट करना है। नाउ एज वी नो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जो है आपकी विल बी इक्वल टू 0, बिकॉज आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड 0 होती है, सारा चार्ज आपका आउटर सरफेस पे चला गया, तो इनसाइड 0 होगी। और अगर आउट को देखेंगे, आउटसाइड दैट विल बी इक्वल टू आपकी KQ/R, आर के ऊपर डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, सरफेस पे KQ/कैपिटल आर होती है। ठीक है, अब 4 ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला कहता है इंक्रीजेज एज आर इंक्रीजेज फॉर आर लेस देन आर एंड फॉर आर, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। फॉर द सिंपल रीजन वो कह रहा है कि इंक्रीजेज दोनों ही कंडीशन में, आर आपका यहाँ से आ जाए चाहे बाहर से जाए, दोनों में इंक्रीज होगी, आंसर ये नहीं है। 0 एज आर इंक्रीजेज फॉर आर ग्रेटर देन आर डिक्रीजेज, ऑलराइट दिस वुड बी द राइट आंसर। कि सेंटर पे तो आपकी 0 है और स्फेयर के इनसाइड भी पूरे 0 रहेगी, पहला स्टेटमेंट ट्रू है। डिक्रीजेज एज आर इंक्रीजेज, तो जैसे जैसे आर आपका बढ़ेगा उसका डिक्रीज होगी, सो दिस द राइट आंसर। ऑप्शन फिर ये टाइपिंग मिस्टेक, दिस शुड हैव बीन सी। इट सेज 0 एज आर इंक्रीजेज, और इंक्रीजेज नहीं, उसके बाद इंक्रीज नहीं होगी, तो इसलिए स्टेटमेंट गलत है। डिक्रीजेज दोनों ही केसेस में, दिस शुड हैव बीन डी, सो बेटा ये गलत है, सो ऑप्शन बी वुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 2019 में आपसे नीट में पूछा गया। क्वेश्चन सेज 2 पैरेलल इनफाइनाइट लाइन चार्जेस विद लीनियर चार्ज डेंसिटी प्लस लैम्डा एंड माइनस लैम्डा कूलम पर मीटर आर प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 2r। तो आपने इसको 2r के डिस्टेंस पे 2 वायर को रखा हुआ है इन फ्री स्पेस। सवाल है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड मिडवे बिटवीन द 2 लाइन चार्जेस। ठीक सेंटर पे उनके हमें बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। नाउ ये आपकी एक वायर, ये आपकी वायर, दोनों इनफाइनाइट वायर हैं। इसके ऊपर चार्ज डेंसिटी आपकी लैम्डा, इसके ऊपर चार्ज डेंसिटी आपने दी हुई है माइनस लैम्डा, दोनों के बीच का डिस्टेंस जो 2r है, तो आपको यहाँ बताना है r के डिस्टेंस पे, r के डिस्टेंस पे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। ना ये बात अपने को पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक इनफाइनाइट वायर है,
उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी इस डायरेक्शन में आएगी। तो ई नेट जो आएगा आपका दैट विल बी इक्वल टू E1 प्लस E2 वेक्टर फॉर्म में, ये आपकी वैल्यू होएगी। नाउ E1 जो है उसकी वैल्यू आएगी आपकी अगर इसकी डेंसिटी लैम्डा है, डिस्टेंस r है, तो इन्फाइनाइट वायर की वजह से होती है 2k लैम्डा बाई r, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन होगी आई कैप प्लस यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पर माइनस चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड की, अगर हम इसी तरफ डायरेक्शन देखें तो इसकी वैल्यू आएगी आपकी ये वैल्यू जो आएगी ये बचेगी आपकी 2k माइनस लैम्डा डिवाइडेड बाय r, और इसकी डायरेक्शन होगी माइनस आई कैप, ठीक है। उस वजह से ये वैल्यू जो है आपकी वैल्यू आपकी प्लस हो जाएगी। माइनस आई कैप हमने लिखा बिकॉज इस वाली साइड था, लेकिन क्योंकि आपकी लैम्डा माइनस है तो प्लस हो जाएगा। सो आपका जो फाइनल आंसर आएगा दैट विल बी इक्वल टू 4k लैम्डा बाई r। नाउ 4 ऑप्शन देखेंगे तो उसमें हमने k को 4 पाई एप्सिलॉन की टर्म में रखा हुआ है। सो उसको वैल्यू रख देंगे तो k को आप रखेंगे 4 पाई एप्सिलॉन और 4 कैंसिल हो जाएगा। सो दिस विल बी इक्वल टू लैम्डा डिवाइडेड बाय पाई एप्सिलॉन r। तो ये आपकी फाइनल वैल्यू होगी। 4 ऑप्शन अब देख लेते हैं। सो इसके हिसाब से 4 ऑप्शन D इज द राइट आंसर, ठीक है। सो आपका लैम्डा बाय पाई एप्सिलॉन r न्यूटन पर कूलम, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन 2019 में आपसे नीट में सवाल पूछा गया। क्वेश्चन सेज 2 मेटल स्फीयर्स, वन ऑफ रेडियस हमें दिया हुआ है कैपिटल R और दूसरे का रेडियस दिया हुआ है कैपिटल 2R, ठीक है। रेस्पेक्टिवली हैव द सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी, दोनों की चार्ज डेंसिटी हमें बराबर दी हुई है। दे आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट एंड सेपरेटेड, आपने उन दोनों को बराबर वो टच किया या वायर से कनेक्ट किया और उसके बाद वो वायर हटा ली। सवाल है व्हाट विल बी द न्यू सरफेस चार्ज डेंसिटी, उनकी जो नई चार्ज डेंसिटी है इन टर्म्स ऑफ ओल्ड चार्ज डेंसिटी वो कितनी होएगी, ये हमें बताना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। नाउ सिंपल सवाल है। सो इसको ऐसे देखेंगे, एक ही आपका एक गोला, ये दूसरा गोला, इसका रेडियस r, इसका रेडियस 2r और दोनों के ही ऊपर आपकी सिग्मा सिग्मा चार्ज डेंसिटी दी हुई है अपने को। नाउ इस केस में क्योंकि अपने को चार्ज डेंसिटी दोनों की बराबर दी हुई है, अगर हम इसका दोनों का इंडिविजुअल चार्ज देखेंगे तो यहाँ पे जो आपका चार्ज Q1 है उसकी वैल्यू होगी सरफेस एरिया 4 पाई r स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा, और इसकी जो चार्ज डेंसिटी है Q2 दैट विल बी इक्वल टू सरफेस एरिया इसका आएगा 4 पाई मल्टीप्लाइड बाय 2r का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 16 पाई सिग्मा r स्क्वायर। दोनों का अगर हम सम ऐड कर देंगे तो टोटल नेट चार्ज जो हमने चालू किया है बिफोर वी वन कनेक्टेड देम, वो Q1 प्लस Q2 जो टोटल नेट चार्ज है व्हाट वी आर डीलिंग विद, उसकी वैल्यू हो जाएगी दिस विल बी इक्वल टू 4 प्लस 16 यानी कि 20 पाई सिग्मा r स्क्वायर। इतना चार्ज है दोनों के ऊपर मिला के इनिशियली बिफोर वी स्टार्टेड। नाउ इस केस में अगर हम ये देखेंगे कि अब आपने क्या किया, इन दोनों को एक वायर से ऐसे कनेक्ट किया, मान लीजिए ऐसे पहले आपने कनेक्ट किया, उसके बाद हटा दिया। तो जब आपने इसको कनेक्ट किया उस दौरान चार्ज यहाँ से वहाँ फ्लो करेगा वगैरह वगैरह इन सच अ वे कि दोनों का पोटेंशियल बराबर हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखना कि जब भी दो चीज़ों को हम कनेक्ट करते हैं उन दोनों का पोटेंशियल बराबर हो जाता है। ना इफ़ दैट इज़ द केस, इसका और इसका जो फाइनल पोटेंशियल आएगा लेट्स से V1 विल बी इक्वल टू V2, और इसके ऊपर मान लीजिए आपका चार्ज हो गया Q1 डैश और इसके ऊपर चार्ज हो गया Q2 डैश, ठीक है, ये आपका चार्ज होएगा। सो इसकी दोनों की जो वैल्यू आएगी आप लिखेंगे K Q1 डैश डिवाइडेड बाय R will be equal to K Q2 डैश डिवाइडेड बाय 2R बिकॉज का रेडियस 2R है। इसकी वजह से हम कह सकते हैं Q1 डैश अगर इसको इधर ले आए और R उधर ले जाए K कट जाएगा, ट्वाइस Q1 डैश विल बी इक्वल टू 2 इधर ले आते हैं विल बी इक्वल टू Q2 डैश। नाउ इस केस में जो चार्ज आपका रीडिस्ट्रीब्यूट हुआ है उसका जो रेशो होएगा Q2 की वैल्यू जो इसके ऊपर चार्ज होएगा फाइनल वो इसका डबल होएगा, विच मीन्स अगर आप चार्जेस को देखेंगे इसको हम इस इक्वेशन में इंसर्ट कर दें तो क्योंकि जो पहले सम है वो इतना ही है और बाद में भी क्योंकि चार्ज आपका कंजर्व रहेगा उतना ही रहेगा, विच मीन्स आपका Q1 डैश प्लस Q2 डैश उसकी वैल्यू 20 पाई सिग्मा r स्क्वायर ही रहेगी आपकी, बिकॉज चार्ज कंजर्व होएगा उतनी ही वैल्यू रहेगी। नाउ इसको अगर हम यहाँ इंसर्ट कर दें इस इक्वेशन को, लेट्स कॉल दिस इक्वेशन 2, इसको 1 कह लेते हैं, ये आपकी 3 हो गई। अब 2 को अगर हम 3 में इंसर्ट कर दें सो अपने को जो वैल्यू मिलेगी यहाँ पे Q2 की वैल्यू में इंसर्ट कर देता हूँ, तो ये आएगा आपका Q1 डैश प्लस 2 Q1 डैश विल बी इक्वल टू 20 पाई सिग्मा r स्क्वायर, ये आपकी वैल्यू हो गई। और इसको चाहे तो हम Q के बराबर भी लिख सकते हैं, टोटल Q के बराबर। सो विच मीन्स आपका Q1 डैश जो है वो, इसको अगर मैं मान लो Q कह रहा हूँ टोटल, या चलो एक काम करते हैं इसको ये लिखते हैं, है ना, मत करो कंफ्यूज हो जाओगे। सो दिस विल बी इक्वल टू, ये आएगा आपका 20 पाई
ये 20 है, 20 पाई सिग्मा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3, ये आपका Q1 की वैल्यू होगी। सो और सिमिलरली Q2 जो है Q2 डैश वो उसका Q1 का डबल है, सो दिस विल बी इक्वल टू 40 पाई सिग्मा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 आपकी वैल्यू होगी। नाउ इसको अगर आपने, क्योंकि ओरिजिनल उसकी टर्म में बताना है सिग्मा 1 सिग्मा 2, तो Q1 को जो आप इसके सरफेस एरिया से डिवाइड कर देंगे और आप कहेंगे इससे आप डिवाइड करेंगे, सो विच एम्प्लाइज आपकी सिग्मा 1 जो डेंसिटी है इसको आप अब डिवाइड कर दें 4 पाई आर स्क्वायर से। सो 4 पाई आर स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, सो दिस विल बी इक्वल टू 5/3 पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो गया सिग्मा। सिमिलरली सिग्मा 2 है, सिग्मा 2 को आप डिवाइड करेंगे इसके एरिया से, इसका एरिया है आपका 4 पाई 2 आर का स्क्वायर विच इज 16 पाई आर स्क्वायर, ये इसका एरिया, उससे डिवाइड करेंगे। सो इसकी वैल्यू आ जाएगी, इसको 16 से जब आप डिवाइड करेंगे, चलो लिख लेते हैं इसको, ये आएगा 40 पाई सिग्मा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 16 पाई आर स्क्वायर। इससे जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका ये आपका 8 कैंसिल हो जाएगा, 5 बचेगा, तो 5/6 ये आ जाएगा, 5/6 सिग्मा, ये आपका वैल्यू इसकी 2 हो जाएगी। सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं, अगर ऑप्शन देखिए 5/3 और 5/6 कहाँ आ रहा है, ऑप्शन डी, दिस वुड बी आवर फाइनल आंसर। ठीक है, आई होप ये सोल्यूशन आपको समझ में आया। मुश्किल नहीं है, बट काम आपसे लंबा करवाते हैं, आजकल नीट में ऐसे सवाल आ रहे हैं, और अगर इन चीज़ों को आप एक बार खुद प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी फिजिक्स बहुत अच्छी हो जाएगी, नीट में आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। आई विश यू ऑल द बेस्ट।